हारू एक हाई स्कूल टीचर है, लेकिन वो जिस भी स्कूल में जाता था वहां के बच्चे उससे मार मार कर उसका भर्ता बना देते थे। आखिर में हारू एक आइलैंड पर बने ऐसे स्कूल में पहुंचता है जहां इंसान नहीं बल्कि भूत और मॉन्स्टर्स पढ़ते हैं। अब हारू यहां कैसे रहेगा, चलिए देखते हैं। हारू एक अकेला लड़का था जो जापान के एक हाई स्कूल में टीचर था, लेकिन उसकी लाइफ बहुत मुश्किल थी। रोज उसका मजाक बनाया जाता था और उसे पंचिंग बैग की तरह ट्रीट किया जाता था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि बस अब और नहीं, जॉब क्विट करता हूं। उस टाइम एक दोस्त ने उसका कनेक्शन लगवाया हयाकी एकेडमी में टीचर की जॉब के लिए। पर हयाकी एकेडमी कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था, यह स्पेशल था योकाई यानी सुपरनैचुरल क्रीचर्स के लिए, और हारू वहां इकलौता इंसान था। ज्वाइनिंग वाले दिन हारू फुल एक्साइटेड था नई शुरुआत के लिए। आइलैंड पर उतरता है, बाजार से होता हुआ एकेडमी पहुंचता है और प्रिंसिपल से मिलता है। प्रिंसिपल ने उसे क्लास असाइन कर दी और हारू घबराता हुआ अंदर गया। जैसे ही क्लास के अंदर गया तो एकदम शॉक हो गया। पूरा क्लास भरा था मैजिकल बीस्ट से और डेडली मॉन्स्टर से, जिनके बारे में उसने सिर्फ पुरानी हॉरर कहानियों में सुना था। डर के मारे हारू भागने लगता है, पर प्रिंसिपल उसका रास्ता रोक लेता है और समझाता है कि ये स्कूल स्पेशली घूल्स और स्पिरिट्स के लिए है और ये हारू का मौका है शाइन करने का। हारू सोचता है कि छोड़ देता हूं सब और जाके एक बेकर बन जाता हूं, लेकिन प्रिंसिपल बिना चिल किए उसे दोबारा क्लास के अंदर ढकेल देता है। हारू तुरंत एक टेबल के नीचे छिप जाता है, पर एक घूल जिसका नाम मकोटो था उसे चिकन बोलता है और हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। हारू हिम्मत जोड़ के उसका हाथ पकड़ता है और धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल हारू को बुला के एक योकाई डिक्शनरी दे देता है ताकि वो अपने अजीब स्टूडेंट्स के बारे में सीख सके। उसके साथ उसे स्कूल यूनिफॉर्म का एक सेट भी मिलता है। अब हारू क्लास में वापस जाता है और रोल कॉल स्टार्ट करता है और साथ ही स्टूडेंट्स के बारे में डिक्शनरी से पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि मेकोटो एक हैंडसम ब्लॉन्ड है जो उसे इग्नोर करता है और उसका दोस्त मिमकिची एक रकून डॉग है। तभी एक और स्टूडेंट हिजा क्लास में आता है जो हवाई से गिफ्ट्स लाया होता है, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि हारू एक इंसान है, वो गुस्से में उसे पंच कर देता है। मिमकिची समझाता है कि हिजा की बहन ने एक ह्यूमन से शादी की थी, इसलिए वो इंसानों से थोड़ा सेंसिटिव और गुस्सा करता है। थोड़ी देर बाद हारू को स्टूडेंट से पता चलता है कि एक लड़की जाशिकी पिछले विंटर से क्लास में नहीं आ रही। वो डिसाइड करता है कि उसके डॉर्म में जाके उसे क्लास के लिए रेडी करे ताकि ग्रुप फोटोग्राफ में सब एक साथ हो सके। मकोटो और मिमकिची उसके पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि टीचर के इंटेंशन सही नहीं है। हारू सीरियस था कि जाशिकी को क्लास ज्वाइन करनी ही होगी क्योंकि वो रिपीट ना करे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि जाशिकी एक गुड लक घूल है और उसकी प्रेजेंस से हारू का काम ईजी हो जाएगा। वो लोग डॉर्म पहुंचते हैं पर दरवाजा लॉक्ड होता है। मिमकिची स्पिरिट बनके कीहोल से अंदर घुसने की कोशिश करता है, पर एक स्पेल के चक्कर में बाहर फेंक दिया जाता है। तब हारू जिद पकड़ के डोर तोड़ देता है और मकोटो मिमकिची शॉक हो जाते हैं। अंदर एक डार्क रूम में वो लोग देखते हैं कि एक लड़की जाशिकी गेमिंग में बिजी है और चिल्लाती है कि शट अप, मैं दुनिया बचा रही हूँ। मतलब वो असली दुनिया से बच रही थी और सिर्फ गेम खेल रही थी। हारू उसे समझाता है कि स्कूल ही रियल दुनिया है जहाँ वो खुश रह सकती है और सेलर यूनिफॉर्म में वो और भी सुंदर लगेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग मकोटो ओवरहियर करता है कि प्रिंसिपल और दो टीचर्स बात कर रहे हैं कि हारू नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि उसके अंदर वो सुपर नेचुरल घूल एग्जॉर्सिज्म पावर्स छुपी हैं जो उसके पावरफुल एंसेस्टर्स से इनहेरिटेड है, जो पहले घूल्स को दूर भगाया करते थे। हारू का परिवार मेनलैंड में एक श्राइन चलाता था, इसलिए घूल्स के लिए हारू स्टूडेंट्स पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल सकता था। नेक्स्ट डे जाशिकी भी उनके साथ क्लास ज्वाइन करती है, लेकिन हारू शॉक हो जाता है क्योंकि जाशिकी अपने सेलर यूनिफॉर्म के नीचे ट्राउजर पहनी होती है, जो स्कूल के रूल्स के खिलाफ था। फिर भी सब मिलके क्लास फोटो खिंचवाते हैं जिसमें जाशिकी भी होती है और हारू खुश होता है कि उतार चढ़ाव के बावजूद सब एक फ्रेम में आ गए। उसके बाद हारू अपने नए दोस्त मिकी, जो एक वन हॉर्न घूल टीचर था, और हानाका, जो स्कूल काउंसलर थी, उसके साथ ड्रिंक्स पे जाता है। वहां उसे पता चलता है कि स्कूल में हर साल एक फिजिकल एग्जामिनेशन डे होता है जिसमें स्टूडेंट्स का चेकअप किया जाता है। अगली सुबह हारू स्टूडेंट्स को बोलता है कि स्पोर्ट्स वेयर पहन लो और एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ, पर जैसे ही इंजेक्शन की बात होती है, घूल्स भी ह्यूमंस की तरह पैनिक करने लगते हैं। हारू ने शांत करता है और क्लास से निकल ही रहा था कि हानाका उसे बोलती है कि विजन टेस्ट में आके थोड़ी हेल्प करो। हारू कुछ पूछने की कोशिश करता है, पर हानातानाका, जो हमेशा गुस्से में रहता था, उस पर चिल्लाने लगता है। पूरा दिन थका हुआ हारू वापस जाता है, पर रास्ते में हानातानाका गुस्से में उसके सर पे चोट मार देता है और बोलता है कि मिमकिची और बिल्ली को स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए ले जाओ। मेडिकल रूम में मिकी दोनों एनिमल्स को एक केज में डाल देता है जहां डॉक्टर ताकाहाशी उन्हें वैक्सीनेट करने आता है, लेकिन एनिमल्स इंजेक्शन देख के और भी ज्यादा पैनिक कर देते हैं और केज के अंदर हंगामा मच जाता है।
तभी हनातानाका वहां जाता है और मिकी उसे स्कार्फ पकड़ के केज में बंद कर देता है, क्योंकि हनातानाका खुद भी एक कमाईताची था, एक ऐसा क्रीचर जो अपने शार्प हैंड से चीजें काट देता है, और उसे भी इंजेक्शन लगना था। जब डॉक्टर मिमकिची को इंजेक्शन देने जाता है तो वो जंप कर लेता है और सिरिंज सीधा हारू के सर में घुस जाता है। घबराया हुआ हारू डॉक्टर से पूछता है कि क्या वो ठीक रहेगा। डॉक्टर बोलता है कि सेफ रहने के लिए उसे एक जायंट इंजेक्शन लेना पड़ेगा। उसके बाद हारू को एक जायंट घूल उड़ा पे चढ़ना पड़ता है ताकि वो उसका हाइट मेजर कर सके। हारू चढ़ते चढ़ते उसके कान तक पहुंचता है, पर हवा चलती है और उसकी फेवरेट किताब उड़ जाती है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी मकोटो, जो उड़ा के सिर पे सो रहा था, तुरंत उसे बचा लेता है। आखिर हारू उड़ा के हेड तक पहुंच जाता है और मिकी को बताता है कि जायंट का हाइट 30 मीटर्स है, जो बड़े बुद्धा स्टैचू का रिकॉर्ड तोड़ देता है। जब हारू नीचे उतरने लगता है तो उड़ा अचानक छींक देता है। उस छींक की इंटेंसिटी से स्कूल के विंडोज टूट जाते हैं और हारू और मकोटो उड़ के प्रिंसिपल के ऊपर गिर जाते हैं। दोनों पैनिक करने लगते हैं। हारू प्रिंसिपल को बोलता है कि विंडोज का पैसा मैं दे दूंगा, लेकिन प्रिंसिपल बोलता है कि पैसे की जगह स्विमिंग पूल साफ करो। अगली ही सीन में हारू कुछ घूल्स के साथ स्विमिंग पूल की तरफ निकलता है। जैसे ही सब पूल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पूल का हाल बेहाल है। साफ करने से ज्यादा तो रिपेयर करने की जरूरत है। फिर भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हारू और मकोटो मिलके टॉक्सिक वाटर निकालना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी ओवर एक्साइटेड हिजा पूल के अंदर गिर जाता है। सब लोग पैनिक करने लगते हैं और हारू तो ऑलमोस्ट अपनी पैंट गीला कर लेता है, लेकिन लकीली हिजा पूल से तैर के बाहर आ जाता है। पर जैसे ही बाहर आता है तो एकदम फ्रीकी फ्लर्टी घूल बन जाता है। ये देख के सब उसे वापस पूल में धक्का दे देते हैं और अपना काम कंटिन्यू करते हैं। तभी मिमकिची हेल्प के लिए चिल्लाता है, क्योंकि कुछ स्वॉम्प घूल, जिन्हें कप्पा बोलते हैं, उसे पूल के अंदर खींच रहे होते हैं ताकि उसे सुशी बना सकें। सब उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कप्पा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तभी मिकिटो एक पावरफुल किक मारता है और मिमकिची को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद एक इंजर्ड कप्पा पूल से निकलता है और उन्हें वार्न करता है कि उसका बॉस आके उनकी वाट लगाएगा। और नेक्स्ट मोमेंट एक बड़ा सा घूल निकलता है जिसका बॉडी मछली का और फेस इंसान का होता है। वो बोलता है कि अगर पूल साफ करना है तो पहले उसे हराना पड़ेगा। ये सुनकर तानमु गुस्सा हो जाता है और तुरंत अपने कैट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके उस फिश घूल पर जंप करता है ताकि उसे खा जाए, पर उल्टा वो घूल ही उसे निगल लेता है। फिर वो सब पे अटैक करने आता है, लेकिन मकोटो उसका पंच ब्लॉक करता है और उदा को जायंट बनने को बोलता है ताकि वो फिश बॉस को पकड़ सके। बॉस को हराने के बाद वो उससे बोलते हैं कि अपनी टीम ज्वाइन कर ले और बायोलॉजी लैब में कपास के साथ रहकर दिन में 3 मील एंजॉय करे। बॉस खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन अचानक उदा पेन में चिल्लाता है क्योंकि वो टॉक्सिक वाटर में गिर गया होता है और फिर वो नीचे गिर के बाकी घूल्स पर आ टपकता है। इसकी वजह से पूल क्लीनिंग ड्राइव कैंसिल हो जाती है और हारू का सैलरी कट कर दिया जाता है क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया। अगले दिन मिकी हारू को इनवाइट करता है कि उसकी घूल स्टडीज क्लास ज्वाइन करे ताकि उससे योकाई के बारे में ज्यादा समझ आए। हारू एक्साइटेड होकर मान जाता है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को बेटर समझना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो निकलता है, बाकी टीचर्स मिकी से पूछते हैं कि क्या उन्हें हारू की पावर से डर नहीं लगता जो प्रिंसिपल ने बताई थी। मिकी बोलता है कि हारू की स्ट्रेंथ एक्चुअली एक एडवांटेज है और उसे अपने पास रखना स्मार्ट मूव है। क्लासरूम में मिकी अनाउंस करता है कि हारू क्लास 23 के साथ स्टडी करेगा। स्टूडेंट्स थोड़े बोर फील करते हैं। मिकी होमवर्क पूछता है और हिजा बोलता है कि वो अपना होमवर्क डॉम में भूल आया है। मिकी तुरंत उसे लाने को बोलता है और वो क्लास से निकल जाता है। फिर मिकी लेसन स्टार्ट करता है। वो बताता है कि घूल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे ह्यूमनॉइड, इनविजिबल और जो सराउंडिंग्स में ब्लेंड हो जाते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस मैजिक यूजर्स होते हैं जो केओस क्रिएट कर सकते हैं। हारू ध्यान से सुन रहा होता है और सोच रहा होता है मकोटो की पावर्स के बारे में। लेकिन मकोटो, जो बैड लक घूल है, उसे घूरता देख लेता है और उसकी तरफ एक पेन फेंक देता है। थोड़ा इरिटेट होकर मिकी एक्सप्लेन करता है कि मकोटो और जाशिकी दोनों मैजिक यूजर्स हैं और इनकी एबिलिटीज कभी-कभी एक्सीडेंट्स क्रिएट करती हैं, इसीलिए वो ट्रिकी होते हैं हैंडल करने में। मिकी बताता है कि वो खुद एक एक्शन टाइप घूल है और अपनी पावर दिखाता है। वो अल्कोहल पीता है और एकदम ब्लैक बोर्ड पे पंच मारता है, जिससे शॉकवेव पूरा क्लासरूम हिला देती है। मकोटो हारू के कान में बोलता है कि मिकी को मैजिक के लिए अल्कोहल चाहिए होता है और एक बार उसने आधा स्कूल उड़ा दिया था। जैसे ही मिकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, वो स्नेक लाइक स्पेल्स फेंकने लगता है और जब एक स्टूडेंट हेल्प बुलाने जाता है तो मिकी उसकी आंख में सिट्रस जूस डाल देता है। फिर वो हारू की तरफ भागता है और हारू फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे अपनी पावर्स का यूज करना आता ही नहीं है।
मकोटो उसे ट्राई करने को बोलता है, पर हरू मान लेता है कि उसे नहीं आता। तभी हटानाका दूसरे क्लास जाते वक्त ये हंगामा सुन लेता है। थोड़ी देर बाद क्लासरूम का डोर टूटकर हरू हॉलवे में गिरता है और मिकी उसके पीछे कूदता है ताकि उसे रेलिंग के ऊपर फेंक दे। लेकिन मकोटो चीख कर बोलता है कि अगर हरू मिकी को नहीं रोकेगा तो वो जाशिकी के सेलर यूनिफॉर्म के नीचे वाली ट्राउजर्स उतरवा देगा। ये सुनकर हरू की यूनिफॉर्म ऑब्सेशन ट्रिगर हो जाती है और उसके अंदर से एकदम पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट निकलती है जो मिकी को काम कर देता है और क्लासरूम को बर्बाद कर देता है। तभी हिजा अपना होमवर्क लेकर लौटता है और एकदम शॉक्ड हो जाता है पूरे टोटे फोटे क्लासरूम देखकर। नेक्स्ट डे हिजा एक वन आइड घूल नुयुडो के पीछे लगता है मिड टर्म नोट्स के लिए। नुयुडो गुस्से में बोलता है कि हिजा का वाइनिंग बिल्कुल उनके बेवकूफ टीचर हरू जैसा लगता है। तभी हरू उनके पीछे खड़ा होता है और दोनों चिल्लाते हैं उसके हॉरर मूवी स्टाइल एंट्री देखकर। हरू बताता है कि वो हटानाका के साथ मिलके बच्चों की गाइडेंस कर रहा है ताकि उनसे बातचीत बेहतर हो सके। तभी हिजा और नुयुडो बोलते हैं कि मकोटो के पीले बाल स्कूल के नियम तोड़ रहे हैं। हरू घबराकर उसके बाल देखने लगता है, लेकिन मकोटो उसका मुंह पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। डर के मारे हरू बकवास करने लगता है कि अगर मकोटो के बाल स्टाइलिश लग रहे हैं तो वो रख सकता है। ये सुनकर हटानाका गुस्से में हरू के सिर की चोटी काट देता है क्योंकि वो नियम तोड़ने वालों को सपोर्ट कर रहा था। फिर जाशिकी अंदर आती है और शेखी मारती है कि उसने अपने वीडियो गेम में कितने राक्षस मार गिराए हैं। हरू उससे कहता है कि वो अपनी सेलर यूनिफॉर्म वाली स्कर्ट के नीचे पैंट पहनना बंद करे। ये सुनकर जाशिकी उसके मुंह पर लात मार देती है और उसे गंदा आदमी कहती है। हरू फिर भी बोलता रहता है तो एक मम्मी जैसे पुलिस वाले बूथ या उकाई आके उसे पकड़ ले जाते हैं। हरू के जाने के बाद जाशिकी अपने दोस्तों को गेम कंसोल बांटने लगती है, लेकिन हटानाका आकर उन्हें छीन लेता है। वो हरू को बोलता है कि इन्हें एक तिजोरी में बंद कर दो ताकि कोई जादू से इन्हें चुरा ना सके। लेकिन नुयुडो और जाशिकी ये सब सुन लेते हैं और क्लास में जाके बदला लेने की प्लानिंग करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि हटानाका बाकी घूल्स के फोन भी छीन रहा था, तो सब लोग रात को दफ्तर में घुसने का प्लान बनाते हैं। रात को हिजा, नुयुडो, ओटाका ब्रदर्स और जाशिकी चोरी चोरी दफ्तर में घुसते हैं। जैसे ही उन्हें कोई परछाई दिखती है तो वो चिल्ला देते हैं कि पकड़े गए, लेकिन वो बस हरू ही निकलता है जिसने उन्हें चोर समझ लिया था। हरू कहता है कि वो तिजोरी खोलकर उनके गेम वापस कर देगा, लेकिन जैसे ही वो खोलता है एक जादुई पिंजरा सबको फंसा लेता है। तभी मिकी और हटानाका सामने आते हैं और बताते हैं कि ये सब एक जाल था नियम तोड़ने वालों को पकड़ने के लिए, और हरू भी इस प्लान का हिस्सा था। लेकिन ओटाका ब्रदर्स, जो हवा और बिजली के देवता हैं, एक बड़ा तूफान ले आते हैं और पिंजरा तोड़ देते हैं। टीचर सबको पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। हटानाका मिकी को अल्कोहल पिलाता है ताकत बढ़ाने के लिए, लेकिन बिजली का देवता एक बिजली फेंक देता है जो मिकी को तो नहीं लगती, लेकिन हरू की जैकेट में आग लग जाती है। घबराया हुआ हरू तुरंत फायर अलार्म दबा देता है। तभी सबको समझ आता है कि ये तो गलतफहमी थी। टीचर सोच रहे थे कि बच्चे मिड टर्म का पेपर चुराने आए हैं, जबकि वो तो बस अपनी गेम्स वापस लेने आए थे। हटानाका फिर सामान वापस कर देता है, लेकिन हरू के अलार्म दबाने से पूरी बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड पहुंच जाती है। सायरन बजने लगते हैं और सारे घूल अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। अगले दिन हरू अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि उसका इंटरव्यू होने वाला है योकाई टीवी शो घूल मेमोआर्स में, जो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। बच्चे उसे कहते हैं कि ये बुरा आइडिया है क्योंकि वो बहुत डरपोक है और उसे यूनिफॉर्म का शौक है। ये सुनकर हरू घबरा जाता है और सोचता है कि उसे मना कर देना चाहिए, लेकिन घूल्स उसे रोकते हैं और कहते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे ताकि वो अच्छा टीचर बन सके और बेइज्जती से बच सके। कुछ देर बाद एक तितली जैसी घूल और उसकी डरावनी साथी अपना परिचय देती हैं और कहती हैं कि वो टीवी से आई हैं और आज ही वो हरू का इंटरव्यू करेंगी। हरू उन्हें अपनी क्लास में ले जाता है, जहां उसके उत्साहित बच्चे अपने पहले टीवी डेब्यू के लिए तैयार होते हैं। हरू अपनी डेस्क के पास खड़े होकर पढ़ाना शुरू करता है, लेकिन अचानक उछल जाता है जब उसे एहसास होता है कि वो क्लास की किताब की जगह अपनी यूनिफॉर्म कलेक्शन वाली किताब उठा लाया है। हरू खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे फिर से ब्लैक बोर्ड पर धड़ाम से टकरा जाता है। तभी दूसरी क्लास से हटानाका आकर पूछता है, अरे भाई तुझे क्या हो गया है? क्लास खत्म होने के बाद बटरफ्लाई वाली घूल हरू से कहती है कि उसे अगले क्लास तक ले चल ताकि वो डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्ड कर सके। अगला क्लास हटानाका का होता है, जहां सब घूल्स असली लोगों को डराने का प्रैक्टिस करेंगे, और हरू भी ज्वाइन करता है। हटानाका एक खाली क्लासरूम खोलता है और बताता है कि ये रास्ता हुंचू जाता है, जो एक सुनसान शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है। वहीं जगह उनकी ट्रेनिंग होने वाली है। तब एक घूल उदागावा कहता है कि हरू डराने का सही टारगेट नहीं है, क्योंकि वो अकेला रहता है और उसके दोस्त नहीं है। मतलब अगर उसे डराया भी तो बात ज्यादा फैलाएगी नहीं। इसलिए हटानाका अनाउंस करता है कि बुढ़े बच्चे, बीमार और प्रेग्नेंट औरतों को डराना मना है।
ट्रेनिंग शुरू होती है और सबसे पहले उदागावा और नियुडो को भेजा जाता है। रास्ते में उन्हें दो बदसूरत लड़के मिलते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड्स की बातें कर रहे होते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि इन्हें ही टारगेट बनाएंगे। उदागावा पहले एक भटकी हुई लड़की बनकर उनसे रास्ता पूछता है और फिर अचानक एक भूतनी स्केलेटन बन जाता है। दोनों लड़के डर के मरते हैं। तभी नियुडो अपना एक आंख वाला स्कैरी फेस दिखाता है और रास्ते में आकर उन्हें भगा देता है। अब नंबर आता है मुना और हिजा का। दोनों रास्ते में एक औरत को देखते हैं जिसके बाल एफ्रो कट में होते हैं। वो सोचते हैं इसे डराते हैं, लेकिन जैसे ही वो डराने की कोशिश करते हैं वो औरत हिजा के फेस पे नमक फेंक देती है। दरअसल वो एक ईविल स्पिरिट कैचर होती है जिसे 2 हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने हायर किया होता है। औरत एक्स लेके दोनों के पीछे भाग जाती है उन्हें खत्म करने के लिए। बाद में मुना और हिजा वापस जाके हाटानाका को सब बताते हैं और बोलते हैं कि फिलहाल उस औरत को एक पेड़ से बांध दिया है। नेक्स्ट टर्न आता है बिल्ली आकासामा और क्यूट रैकून मिमकिची का। दोनों को रास्ते में 2 स्कूल की लड़कियां मिलती हैं। आकासामा एक प्यारी बिल्ली बन जाता है और लड़कियों का अटेंशन खींच लेता है। मिमकिची भी रैकून डॉग बन जाता है, लेकिन डराने के बजाय दोनों लड़कियों से दोस्ती कर लेते। अब हाटानाका डिसाइड करता है कि अब मकोटो और हरू की बारी है। हरू खुशी से उछल पड़ता है। रास्ते में मकोटो हरू से कहता है कि उसकी मैजिक कंट्रोल से बाहर जा रही है क्योंकि उसका दिमाग ठीक से कंट्रोल में नहीं रहता। हरू उसे समझाता है कि टेंशन मत ले, अगर कुछ गलत हुआ तो वो अपनी पावर से उसकी मैजिक संभाल लेगा। फिर मकोटो एक आदमी को डराने की कोशिश करता है जो अपने डॉग के साथ होता है, लेकिन उसकी मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और डॉग पागल हो जाता है। वो सीधा हरू के पीछे भागना शुरू कर देता है। बेचारा हरू कुत्ते से कट भी जाता है और उसी वक्त एक साइकिल उससे टकरा जाती है। हरू उल्टी लटक जाता है और उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। हटेना उससे पूछता है कि सब ठीक है ना, तो हरू गुस्से में कहता है कि अगर तुझे लगता है मैं ठीक लग रहा हूं तो जाके एक नया चश्मा ले आ। हटेना सबको एडवाइस करता है कि पीसफुली डराओ। तभी मकोटो अचानक हरू और अपने दोनों के कपड़े गायब कर देता है और एक बेचारी औरत डर के भाग जाती है। वापस क्लास में डायरेक्टर हरू का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हरू बस कैमरा के सामने अपनी बेइज्जती कर बैठा है, तो सब मिलकर हरू की मदद का प्लान बनाते हैं। जब हरू अपना फाइनल इंटरव्यू दे रहा होता है तो हिजा और उसके दोस्त बैड बॉयज बन के आ जाते हैं। मनीची मकोटो को बताता है कि ये लोग विलन बन के एक्टिंग कर रहे हैं ताकि हरू के स्किल्स हाईलाइट हो सके। फिर वो सब एक सीन एक्ट करते हैं जिसमें बैड बॉय स्टूडेंट्स को एक पोल से बांध देते हैं और हरू को डांटने को बोलते हैं। मकोटो हरू को कहता है कि ज्यादा फोर्स यूज कर। हरू फाइनली अपनी डीप वॉइस निकालता है और बैड बॉयज पीछे हट जाते हैं। ये देखकर टीवी क्रू को एक मस्त सीन मिल जाता है। डायरेक्टर अनाउंस करता है कि वो क्लब की एक्टिविटीज का शूट कंटिन्यू करेगा। तभी एक मार्शमेलो घुल रेलिंग से गिरने लगता है। हरू उसे बचाने के लिए भागता है लेकिन खुद भी गिर जाता है। शुक्र है उसके स्टूडेंट्स उसे बीच में ही पकड़ लेते हैं। मकोटो गुस्सा करके कहता है पागल है क्या तू, और असिस्टेंट डायरेक्टर जो एक जॉइंट आदमी होता है उन सबको ऊपर खींच लेता है। शूट के बाद डॉक्यूमेंट्री टीवी पर आती है। हटेना खुश होता है लेकिन स्टूडेंट्स को अभी भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कुछ देर बाद हरू को उसके एक रिश्तेदार का फोन आता है जो उससे ओसाका आने को कहता है और हरू मान जाता है। लेकिन 3 घुल जो ये बात सुन लेते हैं वो खुश हो जाते हैं क्योंकि वो छुपके से उसके साथ मेनलैंड चलने वाले होते हैं। अगले दिन मिकोतो, मनीची, हिजा और जाशिकी ओसाका पहुंच जाते हैं हरू से मिलने के लिए। सब एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं। तब मनीची नोटिस करता है कि जाशिकी अभी तक टॉयलेट से वापस नहीं आई है। थोड़ी देर बाद जाशिकी बाहर आती है, लेकिन उसके पीछे 2 लड़के लग जाते हैं जो उस पर लाइन मार रहे होते हैं। तो जाशिकी अपने दोस्तों से हेल्प मांगती है। मकोटो ईजा से कहता है कि जाकर मदद कर, पर उससे पहले ही एक आदमी अचानक सामने आता है जो बिल्कुल हरू जैसा दिख रहा होता है। वो स्टॉकर्स को अच्छे से डांटकर भगा देता है। वो आदमी हरू जैसा लगता है लेकिन उसने क्लासी कपड़े और सनग्लासेस पहन रखे होते हैं। तभी असली हरू भागता हुआ आता है और मकोटो को कमर से जकड़कर गले लगाता है, जिससे मकोटो घिन से पीछे हट जाता है। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि हरू का एक ट्विन भाई भी है जिसका नाम अमोकी है और दोनों एकदम उल्टे स्वभाव के हैं। सब कार में बैठकर हरू के घर यानी आबे श्राइन पहुंचते हैं। सीट बचाने के लिए उन्होंने हिजा को शेक बना दिया होता है। श्राइन पहुंचकर हरू मिकोतो को बताता है कि उसने अपनी माँ को सब कुछ समझा दिया है क्योंकि श्राइन का सच सिर्फ मिकोतो जानता है। तभी एक आदमी जो किमोनो पहने होता है, जो हरू का रिश्तेदार है, भागता हुआ आता है उससे ग्रीट करने के लिए, लेकिन हरू उसके पेट में किक मार देता है ताकि वो श्राइन का राज ना खोल दे। जब घूल्स पूछते हैं कि वो बेचारा आदमी कौन है, तो हरू बोलता है कि वो बस एक बंधा हुआ आत्मा है। हरू अपनी माँ से भी कहता है कि घूल्स को ये राज ना बताएं कि उनका परिवार एक श्राइन चलाता है। अंदर सब एक साथ बैठते हैं और हरू की माँ खुश होती है अपने बेटे के दोस्तों से मिलकर और उन्हें हरू की बचपन की मजेदार यादें सुनाती है। तभी अमोकी वहां आता है और अपने भाई को बेवकूफ टीचर बोलकर इंसल्ट करता है। जब माँ उसे डांटती है तो वो कहता है कि अपना फेवरेट टीवी शो देख लो। उसके बाद वो घूल्स को घर से निकाल देता है और बोलता है कि उसका भाई घोस्ट्स के साथ नहीं रह सकता और वो उसे टीचर की जॉब छुड़ा देगा। अमोकी घूल्स को वार्न करता है कि वो हरू से दूर रहें। जब हरू से पूछता है कि तू इतना घूल्स के साथ प्रॉब्लम क्यों ले रहा है, तो अमोकी बोलता है कि वो नहीं चाहता उसका भाई अजीबो गरीब क्रीचर्स के साथ रहे। ये सुनकर हिजाब गुस्सा हो जाता है और अमोकी से कहता है कि अपने भाई की कॉम्प्लेक्स छोड़ दे।
लेकिन जैसे ही अमोकी हिजा को असली घूल फॉर्म में देखता है वो डर के मारे गिर जाता है। बाद में हरू की मां घूल से माफी मांगती है और उन्हें बुलाती है कि वो एनुअल श्राइन फेस्टिवल में हिस्सा लें और दुकानों में मदद करें। फेस्टिवल वेन्यू पर पहुंचकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां बहुत सारी दुकानें होती हैं। हरू सजेस्ट करता है कि घूल्स गेम वाली दुकानों में हेल्प करे और सब तुरंत मान जाते हैं। जब दुकानें लग जाती हैं तो घूल्स मजाक करते हुए हरू को परेशान करते हैं। मकोटो उसकी शर्ट पर भूलसाए बनाता है और हिजा अपने मिट्टी के गोले उसके पेट पे मारने लगता है। कुछ समय बाद हरू घूल्स को चेतावनी देता है कि वो लोग थोड़ा शांत रहें और इंसानों की नजर में ज्यादा ना आएं। रात को उत्सव शुरू होता है और हरू, एमा और मकोटो पानी वाले गुब्बारे की दुकान पर होते हैं। हरू कहता है कि वो खाने का सामान लाता है। उसके जाते ही एमा मिकोटो को बताता है कि उसके पास कोई एग्जॉर्सिज्म वाली शक्ति नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों की असली शक्ति सिर्फ हरू के पास है। एमा बताता है कि जब वो छोटे थे उनके पिता ने उसे मना किया था कि एक दरवाजा मत खोलना जिसमें एक खतरनाक सोल स्नैचर घूल कैद था, लेकिन गलती से उनके पिता ने वही दरवाजा खोल दिया और घूल आजाद हो गया। वो घूल उनके पिता की आत्मा चुराने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त हरू ने अनजाने में अपनी जादुई शक्ति से सबको बचा लिया। मकोटो पूछता है कि फिर हरू को उसकी शक्ति के बारे में क्यों नहीं बताया। तब एमा कहता है कि जब वो बताने ही वाले थे, हरू ने पहले ही अपनी तगड़ी शक्ति से सारे भूत भगा दिए थे, इसलिए उन्होंने हरू को एक मोतियों की माला दे दी ताकि उसकी शक्ति दब जाए। एमा अपने भाई की सुरक्षा को लेकर चिंता जताता है, लेकिन मिकोटो उसे भरोसा दिलाता है कि अगर हालात बिगड़े तो वो हरू का ख्याल रखेगा, क्योंकि हरू की शक्ति उस पर ज्यादा असर नहीं करती। वो एमा से कहता है कि अपने भाई पर भरोसा रखो, वो एक बेहतरीन टीचर है। तभी हरू ये बातचीत सुन लेता है और खुशी में एमा को पकड़कर पूल में कूद जाता है। दोनों को साथ देखकर एमा चुपचाप अपने भाई की भलाई की दुआ करता है। अगले दिन घूल्स हरू के साथ स्टेशन पर खड़े होते हैं और एमा मिकोटो से कहता है कि अपने भाई का ख्याल रखना। उसके अगले दिन घूल स्कूल का स्पोर्ट्स डे होता है। प्रिंसिपल इसका ऐलान करता है। एक अजीब सा मास्क वाला आदमी ये भी बताता है कि जो क्लास आखिरी आएगी उसे गायब कर दिया जाएगा और उनकी टीचर की तनख्वाह काट दी जाएगी। साथ ही हारने वाले टीचर को लाल अंडरवेयर पहनकर पढ़ाना पड़ेगा। यह सुनकर हरू गुस्से में प्रोटेस्ट करता है कि यह उसके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। अब हरू को जिम्मेदारी दी जाती है कि वो स्कैवेंजर हंट रिले के क्वेश्चंस चेक करे। उसकी क्लास से मिजुका, जाशिकी और हिजा भाग लेते हैं। दौड़ शुरू होती है और छोटा सा मकिची अचानक से एक मस्कुलर आदमी में बदल जाता है और सबसे पहले क्वेश्चन बॉक्स तक पहुंचता है। क्वेश्चन पढ़कर वो भागता हुआ अपनी क्लास में जाता है और मकोटो को उठा लेता है, क्योंकि उसका सवाल था अपना बेस्ट फ्रेंड लाना। वो बैटॉन जाशिकी को देता है और वो तेजी से भाग जाती है। उसका सवाल निकलता है ड्रैगन किंग की तलवार लाना। वो फटाफट दिशा बदलकर तलवार लाने चली जाती है। इधर हिजा बेसब्री से उसका इंतजार करता है और तभी जाशिकी आती है और कहती है कि ये लो ड्रैगन किंग की तलवार। वो बताती है कि उसके डॉम में पड़ी थी क्योंकि उसने एक बार ड्रैगन से ली थी और लौटाना भूल गई थी। हिजा अपना क्वेश्चन निकालता है और समझता है कि ये मुश्किल वाला है। अपने क्लासमेट को चूज करो जिसे तुम सीक्रेटली डिसलाइक करते हो। वो सोचना शुरू करता है कि जाशिकी को चुन लें क्योंकि बचपन की दोस्त है तो बुरा नहीं मानेगी, लेकिन फिर उलझ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि सारे क्लासमेट्स अच्छे हैं। तभी वो देखता है कि मकिची के हाथ में एक मुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो उससे मांग लेता है। इस बार क्वेश्चन निकलता है अपना क्रश। ये पढ़कर हिजा भागकर टॉयलेट जाता है और मिकोटो को पकड़कर दौड़ते हुए फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और पहला इनाम जीत लेता है। रेस के बाद हरू हिजा को जोर से गले लगा लेता है, लेकिन जब मिकीटो कहता है कि अपना क्वेश्चन दिखाओ तो हिजा समझता है कि उसने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। जब मिकीटो को पता चलता है कि सवाल में लिखा था एक सीक्रेट क्रश और हिजा ने उसका नाम चुना तो दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है। हिजा बार बार समझाता है कि ये गलतफहमी है। शर्माया हुआ मिकीटो कहता है कि वो सिर्फ दोस्त ही रहना चाहता है और ये सुनकर हिजा शर्म से पागल हो जाता है। अगला सीन में मैंडेरोगा बैटल चलाता है जिसमें हरू को एक अटैक लगता है, पर उसके स्टूडेंट्स उसे मोटिवेट करते हैं और वो जल्दी रिकवर कर लेता है। बच्चे उससे अपनी टीम्स का रिव्यू करने बोलते हैं। फिर घोड़े वाली बैटल स्टार्ट होती है। रूल सिंपल है, दूसरे कंटेस्टेंट्स के हेडबैंड छीनना। सब लोग हरू की बनाई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। उदा एक जायंट बन जाता है और अपने क्लासमेट्स को मुंह के अंदर छिपा लेता है। तेज वाले प्लेयर्स जैसे मीको, आकी और मकीची सबको तंग कर रहे होते हैं। फिर मकीची अपने लॉन्ग आर्म्स यूज करके एक साथ सब हेडबैंड ले लेता है, लेकिन घोड़े से गिर जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तब और भी फाइट स्टार्ट हो जाती हैं।
कराशी जो फ्यूचर देख सकता है वो हेडबैंड्स वापस ले आता है। जब हरू सेलिब्रेट कर रहा होता है, न्यूडो की टीम को दूसरी क्लासेस घेर लेती हैं, लेकिन हीजा अपने मैजिक मड से उन्हें बचा लेता है। तभी माइडा एक मरमेड बन जाता है और अपनी टीम को ऊपर आसमान में ले जाता है। उदा अपनी स्किल से हेल्प करती है और क्लास 2-3 काउंटर अटैक करती है। माइडा हीजा को कहता है कि अपने मड स्वॉर्म का यूज करो ताकि दूसरे घुल्स पीछे हट जाए, पर बीमार हीजा उल्टी कर देता है और माइडा उसमें डूब जाता है। बहुत सारी टीम्स एलिमिनेट हो जाती है और लगता है क्लास 2-3 हार गई है। हारानाका और मिकी सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन प्रिंसिपल बताता है कि हरू की क्लास में अभी भी जाशिकी की टीम बची है। पता चलता है कि हरू ने उसे इनविजिबल होने का प्लान दिया था ताकि वो चुपके से हेडबैंड्स ले सके। ये सुनकर प्रिंसिपल समझ जाता है कि हरू में लीडरशिप और भूल्स को ऑर्गेनाइज करने की स्किल है। जाशिकी की वजह से हरू की क्लास 3rd पोजीशन पे आ जाती है। थोड़ी देर बाद हारानाका हरू को बोलता है कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेकर आओ। मकोटो भी साथ जाता है हेल्प करने। जब वो लॉग्स लेके जा रहे होते हैं, घूल एक्सीडेंटली गिर जाता है और हरू गिर पड़ता है। लॉग्स उस पर गिरने ही वाले थे कि मकोटो उसे धक्का देकर बचा लेता है, पर खुद इंजर्ड हो जाता है। हारानाका अपने आर्म्स ट्रांसफॉर्म करके मकोटो को बचाता है, पर हरू रोने लगता है। फिर हरू फुल पावर लगाकर मकोटो को उठाकर मेडिकल रूम ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि मकोटो को स्प्रेन है और वो अभी स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं ले पाएगा। क्लासमेट्स दुखी हो जाते हैं। हीजा शॉक में स्लाइम बन जाता है। मिमी की चिपक कर होता है। मकोटो ने समझाता है कि टेंशन ना लो। अगला कंपटीशन होता है ऑब्स्टिकल रिले रेस। हर क्लास को एक एनिमल, एक ऑब्जेक्ट और एक ह्यूमनॉइड घुल भेजना पड़ता है। हरू की क्लास में पहले एक बिल्ली जाती है जो बैलेंस बीम तोड़कर क्रॉस कर लेती है। फिर टेम्पटेशन वाले टॉयज इग्नोर करके तेज भागती है और बैटॉन अगले को दे देती है। फिर सिल्क शीट घुल आता है जो साइंस क्लब का स्पेशल एक्सप्लोजिव यूज करके हवा के घुल्स को हरा देता है। फिर रिबन हरू को मिलता है। उसके सामने सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है 1000 टीयर का वॉल्टिंग बॉक्स। सब सोचते हैं कि अब हरू रुक जाएगा। मिकीटो बताता है कि हरू के पास एक स्पेशल एग्जॉसिज्म पावर है। सब स्टूडेंट्स उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिंसिपल मीको से पूछता है कि क्या तुम हरू की पावर्स का यूज करोगे। स्टूडेंट्स हरू को मोटिवेट करते हैं और वो फुल स्पीड में वॉल्ट क्रॉस कर लेता है। सब उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हरू सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर करके रेस जीत जाता है। फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ फोटोज खिंचाता है और कहता है कि वो प्राउड फील कर रहा है। एंड में उसके स्टूडेंट्स मजाक में उसे लाल अंडरवेयर पहना देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उसने स्कूल के सामने उनकी इंसल्ट कर दी। पेरेंट्स भी कंप्लेन कर देते हैं कि हरू यूनिफॉर्म का दीवाना है। उसके बाद मकोटो का बर्थडे आता है और वो गिफ्ट्स रिसीव करता है। तभी हरू क्लास में आता है और सबको सीट लेने बोलता है, पर स्टूडेंट्स को शक होता है कि वो हरू का डॉपलगैंगर है। मिमकी बोल पड़ता है कि ये तो हरू का डॉपलगैंगर है। मकोटो फेक हरू की टाई पकड़कर उसे बाहर खींच लाता है। बाहर कॉरिडोर में मकोटो उससे पूछता है कि तू आइलैंड पर क्यों आया है और हर वक्त अपने भाई के पीछे होपलेसली क्यों पड़ा रहता है। तब अम्मा बताता है कि उसने असली हरू को टॉयलेट में बंद कर रखा है और वो बस एक दिन के लिए हरू बनकर देखना चाहता है कि क्या वो टीचर की जिम्मेदारी निभा सकता है। तो बाकी सब उसे सपोर्ट करने का फैसला लेते हैं। मकोटो अपनी क्लास को समझाता है कि हरू की मेमोरी लॉस हो गया है और इसी वजह से उसकी पर्सनालिटी बदल गई है। तभी अचानक उदागावा क्लासरूम में एंटर करती है और लेट आने के लिए माफी मांगती है क्योंकि वो एक बिल्ली को बचा रही थी। लेकिन अचानक वो स्केलेटन में बदल जाती है और अम्मा बेहोश सा हो जाता है क्योंकि वो गूल्स को हैंडल ही नहीं कर पाता। स्टूडेंट्स पूरी कोशिश करते हैं कि हरू की मेमोरी वापस आए, लेकिन असलियत ये है कि हरू तो टॉयलेट में बंद है और अम्मा उसका ड्रामा कर रहा है। वो लोग उसे सेलर यूनिफॉर्म दिखाते हैं, लेकिन अम्मा पर कोई असर नहीं होता। फिर यानागते कोई दवाई लेकर आता है जो हरू की मदद करेगी, लेकिन वो भी काम नहीं करती। यानागते को हटाने के बाद मकोटो पूछता है कि अब तो गूल्स की आदत हो गई होगी, लेकिन अम्मा मानता है कि वो अभी भी ह्यूमनॉइड गूल्स से डरता है। तभी जोर की आवाज आती है और पता चलता है कि किसामी, जो लॉन्ग नेक गूल है, गिर गई है। अम्मा उसे तुरंत उठाकर मेडिकल रूम तक ले जाता है, जिससे किसामी शर्म से लाल हो जाती है। अम्मा खुद भी घबराकर गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। जब अम्मा मेडिकल रूम में होश में आता है तो स्टूडेंट्स उसकी आंखों में आंसू लिए खड़े होते हैं और उसके लिए परेशान होते हैं। अम्मा को एहसास होता है कि सबको हरू की कितनी फिक्र है और वो सब उसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब वो मकोटो से कहता है कि वो ओसाका लौट रहा है और ये पूरा इंसिडेंट हरू से सीक्रेट रखना। थोड़ी देर बाद मकोटो असली हरू को टॉयलेट से निकालता है और उसे लात मारते हुए कहता है कि तू फिर से परवर्ट क्यों बन रहा है। हरू हैरान होता है कि आखिर उसे वॉशरूम में किसने बंद किया था। रास्ते में उसकी मुलाकात मामायामा से होती है, जो मकोटो को बर्थडे गिफ्ट देना चाहती है लेकिन शाय है। तभी यानागता उनकी बात सुन लेता है और मामायामा को अपना स्पेशल परफ्यूम देने का ऑफर देता है, जो उसे बोल्ड और चार्मिंग बना देगा।
वो परफ्यूम दोनों पर छिड़क देता है। कुछ देर बाद हॉलवे में हिजा आता है और परफ्यूम की स्मेल से पागल होकर मामा यामा का हाथ पकड़कर उसे कन्फेस कर देता है। धीरे धीरे बाकी लड़के भी मामा यामा को कन्फेस करने लगते हैं। हरू परेशान होकर भागता है और याना गतेदा समझाता है कि परफ्यूम मेल गूल्स को अट्रैक्ट करता है। तभी नायुदो, जिसके पास नाक नहीं है और जिस पर परफ्यूम का असर नहीं हुआ, हेल्प करने के लिए कर्टन बनाने की ऑफर करता है, लेकिन भागते भागते सब डेड एंड पर फंस जाते हैं। हरू मकोटो को आवाज देता है और मकोटो तुरंत आकर सारे लड़कों की धुलाई करता है और पूछता है कि सब ज़ॉम्बीज की तरह प्यार में क्यों बिहेव कर रहे हो। वो अपनी मैजिक यूज करता है लेकिन गलती से लड़कों की शर्ट फाड़ देता है, जिससे पूरा स्कूल परवर्ट बन जाता है। फिर हरू ऑर्डर्स देता है कि स्विमिंग पूल वाले बॉस का वाटर केज लेकर आओ। वो मकोटो से कहता है कि मामा यामा को उठाकर पानी में कूद जाओ। हैंडसम मकोटो तुरंत ऐसा करता है और जैसे ही परफ्यूम धुल जाता है सब नॉर्मल हो जाते हैं और शर्म से लाल, क्योंकि सब कोर्ट यार्ड में बिना कपड़ों के खड़े थे। बाद में मकोटो मामा यामा से पूछता है कि वो ठीक है। मामा यामा उसे थैंक यू बोलती है और बताती है कि पिछली बार हैंडकरचिफ देने के लिए भी थैंक्स, और बदले में उसे तनु की प्रिंट वाला नया हैंडकरचिफ गिफ्ट करती है। जैसे ही मकोटो गिफ्ट खोलता है तो पता चलता है कि अंदर अंडरवियर है और ये देखते ही सब पागल हो जाते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज तो मकोटो का अंडरवियर एनिवर्सरी है। मामा यामा शर्मिंदा होकर माफी मांगती है और कहती है कि गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि डिपार्टमेंट स्टोर में हैंडकरचिफ वाला सेक्शन अंडरवियर के बिल्कुल पास था। मकोटो सभ्यता से अंडरवियर वापस कर देता है और भाग जाता है अपने पॉवर्टेड दोस्तों की धुनाई करने, जो अभी भी उस पर हंस रहे थे। रात को स्टूडेंट्स एक ऑनसन बाथ का इंतजाम करते हैं क्योंकि डॉम का पानी काट दिया गया था। लड़कियों वाले एरिया में सब अपने अपने टाइप ऑफ गाय के बारे में बात कर रही थीं और मामा यामा ने जाशिकी से पूछा कि मकोटो का टाइप कैसा है। दूसरी तरफ लड़के अपने बॉय स्टफ में बिजी थे। बात से निकलने के बाद अजीब सा साइलेंस था। लड़के लड़कियों को ऐसे देख रहे थे जैसे उनको बुरी तरह स्टॉक कर दिया हो। तभी नायुदो उदागावा के पीछे भागता है क्योंकि उसने सुन लिया था कि उदागावा को वो पसंद है। इसी बीच पूरे हयाकी आइलैंड में एक न्यूज फैल जाती है कि कोई एनिमल गूल किडनैपर घूम रहा है जो जानवरों को चुराता है, लेकिन कुछ दिन बाद उनकी बॉडी के सारे बाल शेव करके वापस छोड़ देता है। हरू चिंता में मिकी से बात कर रहा था, तभी मकोटो पूछता है कि क्या उसने मिमकिची को देखा है। मिकी बोलता है कि तू क्लास से बाहर क्यों है जब हतानाका तुझे पढ़ा रहा होगा। तभी बाकी दो लोग स्टाफ रूम में घुस आते हैं और कहते हैं कि हतानाका क्लास में आया ही नहीं और बाकी एनिमल गूल्स भी गायब हैं। ये सुनकर हरू और मकोटो खिड़की से कूद पड़ते हैं अपने दोस्तों और टीचर को बचाने के लिए, जबकि नायुदो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। दूसरी तरफ हतानाका, मिमकिची और एक बिल्ली को एहसास होता है कि वो एक केज में बंद है जहां और भी जानवर फंसे हैं। तभी एक क्रो गूल निकलता है और बताता है कि वो कुराशु गैंग का वाइस कैप्टन है। गैंग का असली लीडर अपने कैमरे से देख लेता है कि हरू के दोस्त उन्हें बचाने आ रहे हैं और वो एक प्लान बनाता है। वो ढेर सारी लड़कियां मिकी की तरफ भेज देता है और मिकी वैसे ही औरतों से डरता है क्योंकि उसकी 5 बड़ी बहनें हैं जो हमेशा उस पर हुकूमत करती थीं और उसी की वजह से उसकी डेटिंग लाइफ खराब हो गई है। लड़कियां उस पर चिपक जाती हैं और मिकी फंस जाता है। उधर मकोटो हरू और मिक्की को ढूंढ ही रहा था कि सैकड़ों हरू के क्लोन आकर उसे गले लगाने लगते हैं और उसे समझ आता है कि वो ट्रैप में फंस गया है। इसी बीच असली हरू एक कन्वीनियंस स्टोर के पास पहुंचता है, लेकिन सामने 2 हाई स्कूलर्स देखकर डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। मार्शमैलो उसे कहता है कि अगर तू अभी पीछे हटेगा तो एक बुरा टीचर कहलाएगा। ये सुनकर हरू हिम्मत करता है और उन बदमाशों से भिड़ता है, मगर वो लोग उसे तंग करने लगते हैं। डर की वजह से हरू की पावर एक्टिव हो जाती है और शॉक वेव्स निकलने लगते हैं, जिससे गैंग लीडर का स्पेल टूट जाता है। अंदर बैडीज जानवरों का फर शेव करके हजारों डॉलर में बेचने की तैयारी में थे, लेकिन सीसीटीवी पर हरू की पावर देखकर किडनैपर का सेक्रेटरी समझ जाता है कि यही आदमी है जिसकी वो तलाश कर रहा है। वो हरू के सामने आकर पूछता है कि तूने करासू टेंगू का स्पेल तोड़ने के लिए कौन सा मैजिक यूज किया। अपनी पहचान छुपाने के लिए हरू कहता है कि वो तो फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन क्राउ सेक्रेटरी उसकी बात मानता नहीं है। जल्द ही गैंग का कैप्टन आता है और जान जाता है कि हारुआकी असली सेमी आबे नहीं बल्कि उसका डिसेंडेंट है। वो हारुआकी को ऑफर करता है कि वो उसके करासू गैंग में शामिल हो जाए और उस गुस्सैल प्रिंसिपल के लिए काम ना करे। तभी मास्ट प्रिंसिपल अचानक आ जाता है और करासू से कहता है कि बच्चों जैसी हरकतें छोड़ और मेरे लोगों को मुझसे छीनना बंद कर। करासू उस प्रिंसिपल पर इल्जाम लगाता है कि वो हरू के एंसेस्टर्स के पीछे पागल है। ये सुनकर हरू एकदम शॉक्ड रह जाता है। उधर हतानाका और उसके स्टूडेंट्स किसी तरह एस्केप कर लेते हैं, लेकिन मिमकिची डरता है कि गैंग उन्हें फिर से ढूंढ निकालेगी और खाने में बदल देगी। ये सुनकर कैट गुल रोने लगता है और कन्फेस करता है कि वो अभी मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसका सपना है कि एक दिन वो नायुदों की शादी के बाद उसका पेट कैट बने। हतानाका चिल्लाता है कि वो एक नकली कैट गुल है और इसी हंगामे में किडनैपर के गुंडे उन्हें ढूंढ लेते हैं।
मिमकीची अपने बेस्ट फ्रेंड को पुकारता है और तभी मकोटो एंट्री मारता है और किडनैपर के पिछवाड़े पर जोरदार लात मारता है। मिमकीची मकोटो को गले लगाता है और शिकायत करता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ जब वो किडनैप हुए थे, लेकिन मकोटो कुछ कर पाता उससे पहले गुंडा उन पर एक जादुई पत्थर फेंकता है, जिसकी वजह से सब अपनी जान बचाने भाग जाते हैं। मिक्की किसी तरह एक को रोक लेता है, लेकिन वो बदमाश और पत्थर फेंक देता है और मिक्की एक पत्थर के नीचे दब जाता है। फिर गूल मकोटो पर आता है, लेकिन वो अपनी मैजिक यूज करता है और पुल तोड़ देता है। नतीजा ये होता है कि सारे जादुई पत्थर सीधे प्रिंसिपल और गैंग के सेक्रेटरी और कैप्टन पर गिरते हैं, जो उसी वक्त आपस में लड़ रहे थे कि हरू को कौन रखेगा। वाइस कैप्टन किसी तरह उन्हें बाहर खींचता है और चिल्लाता है कि भागो, अपनी जान बचाओ, लेकिन सब हीजा के बनाए कीचड़ के गड्ढे में फंस जाते हैं। तभी क्लास 2-3 के सारे गूल्स पहुंच जाते हैं और जाशिकी पहले ही पुलिस बुला चुकी थी, लेकिन त्रियो किसी तरह हेजा के पड़ल से निकल भागते हैं। अगले दिन सब कुछ शांत हो जाता है और हरू चैन की सांस लेता है कि अब कोई नया क्राइम नहीं हुआ। उसी दिन बीच पर कैंपिंग का दिन होता है, लेकिन पता चलता है कि हरू और उसकी क्लास को बेवकूफ बनाकर एक हॉन्टेड स्कूल बिल्डिंग में रात गुजारने के लिए फंसा दिया गया है, उनके स्पूकोलॉजी टेस्ट के लिए, जो कि ईविल हातानाका ने अरेंज किया था। रात को सोने से पहले हरू अपने स्टूडेंट से पूछता है कि क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, लेकिन सारे गूल्स बोलते हैं कि नहीं। तभी अचानक हातानाका अंदर आता है और हरू को लात मारकर डांटता है कि स्टूडेंट से रोमांस वाली बातें कर रहा है। फिर वो मजाक में कहता है कि सो जाओ, वरना मिक्की तुम्हें गुड नाइट किस देगा। रात में कैटगुल न्यूदो को उठाकर बाथरूम ले जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात जाशिकी से होती है, जो बताती है कि उदागावा अब तक टॉयलेट से वापस नहीं आई है। फिर वो सब साथ में टॉयलेट्स की तरफ जाते हैं। कुछ देर बाद न्यूदो जाशिकी से कहता है कि मैं गर्ल्स वॉशरूम में जा रहा हूँ उदागावा को ढूंढने, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और अचानक एक हाथ उसे अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ कैटगुल न्यूदो को ढूंढने निकलता है, लेकिन अजीब आवाजें और कदमों की आहट सुनकर डर जाता है। वो डर के मारे हरू के कमरे में घुस जाता है और बताता है कि बच्चे गायब हो रहे हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी उठ जाते हैं और बोलते हैं कि उनकी क्लास से 10 लोग मिसिंग हैं। अचानक हातानाका की आवाज गूंजती है, स्पूकोलॉजी एग्जाम शुरू हो चुका है और हयाकी एकेडमी के एलुमनाई तुम्हें डराने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर तुम में से कोई भी उस एलुमनाई से चाबी छीन लेता है तो मेन डोर खुल जाएगा और तुम भाग सकते हो, वरना अपनी आधी छुट्टियां एक्स्ट्रा क्लासेस में बिताओगे। स्टूडेंट्स 4 ग्रुप्स में बट जाते हैं। तभी अचानक ब्लैक टीथ वाला यकाई सामने आ जाता है, लेकिन आई स्कूल उसे फ्रीज कर देती है। उधर पहले फ्लोर पर ग्रुप का पीछा कर रहा होता है एक क्लासरूम स्केलेटन, एन एनाटॉमिकल मॉडल और एक किंडरेड गूल। डर के मारे सब मेडिकल रूम में छुप जाते हैं। अंदर उन्हें अपना रेगुलर स्कूल डॉक्टर दिखता है, जो बताता है कि वो भी 100 साल पहले हयाकी में पढ़ चुका है। उन्हें एक बुरे युकाई से मिलाया जाता है, जो मास्क के पीछे अपना सुंदर चेहरा छुपाकर रखते हैं, लेकिन असली चेहरा सामने आते ही वो लोगों को खा जाते हैं। जल्दी ही हातानाका अनाउंस करता है कि अब सिर्फ 11 लोग बचे हैं। मिमकीची डर के मारे चिल्लाता है कि उन्हें की ढूंढनी पड़ेगी, वरना सब पकड़ लिए जाएंगे। तभी यांजा कहता है कि अगर हम फेल हो गए तो वो अपनी खास दवा से इस जगह को उड़ा देगा और बच जाएंगे। लेकिन अचानक यांजा 2-2 दिखता है, मतलब एक डॉपलगैंगर योकाई उसके सामने आ गया था। मिमकीची उस नकली वाले को रॉकेट से डराने की कोशिश करता है, पर यांजा को आइडिया आता है कि वो अपनी दवा उस नकली वाले पर फेंक दे। जैसे ही वो दवा फेंकता है, तीसरे फ्लोर पर एक धमाका होता है और सब जल जाते हैं। इसका मतलब टीम 3 भी पकड़ ली गई थी। एक और ग्रुप हातानाका को डराने जा रहा था, लेकिन वो खुद ही डर गए जब उन्होंने विंडो के बाहर नाइट परेड देखा। परेड उन पर हमला कर देती है और एक स्केलेटन ट्रेन जाशिकी और बाकियों को पकड़ लेती है। हीजा उनके पीछे भागता है। ग्रुप 4 दूसरी तरफ बाकी स्टूडेंट्स की चिंता कर रहा था। तभी नुयोडो अचानक आता है और कहता है कि उस पे एक अजीब योकाई ने हमला किया था। वो पूछता है कि क्या की मिली, पर हवाकी को लगता है कुछ गड़बड़ है और वो मकीटो को इस बात का सिग्नल देता है। थोड़ी देर बाद एक छोटा माउस की लेकर भागता हुआ दिखाई देता है। आइस लेडी उसे रोक लेती है, पर बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ माउस सेंसे था जो उनके साथ मजाक कर रहा था और उसने की जगह कैंडी स्टिक पकड़ रखी थी। ग्रुप 4 फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है, तब हारू दीवार पर खून के हाथ के निशान देखता है और मिको को वॉर्न करता है। अचानक एक बोल कट वाली लड़की सेलर यूनिफॉर्म में सामने आ जाती है और हारू उसके जाल में फंसने वाला होता है, लेकिन मकीटो उसे खींच लेता है और सब भाग जाते हैं। तभी वो बोल कट लड़की कैट गूल को पकड़ लेती है, पर आइस लेडी उसे बचाती है, लेकिन इसी बीच एक स्टॉकिंग योकाई उसे पकड़ लेता है। फिर वो नाइट परेड की कैरेज देखते हैं, जिसमें जाशिकी और दूसरे बंधे होते हैं। हिजा उसे अपने मड पडिल में डुबा देता है। हिजा और आइसगर्ल अपने आप को रोकते हैं ताकि बाकी लोग की ढूंढने जा सकें। भागते हुए मकोटो को लगता है कि टीचर्स कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जब वो रुकते हैं तो उन्हें दिखता है कि सूरज निकल रहा है और वक्त बहुत कम बचा है। अचानक मकोटो हारू को पकड़ लेता है और कहता है कि की उसके पास ही है। हारू की निकाल कर देता है और डोर अनलॉक हो जाता है। सब मकीटो की तारीफ करते हैं।
मकोटो समझाता है कि हारू अजीब अजीब बातें कर रहा था और भागते समय उसका हाथ हमेशा पॉकेट में था। तभी कैट गूल फेक मियोडो को चैलेंज करता है कि असली दोस्त उसे वॉशरूम में कभी अकेला नहीं छोड़ता। तभी वो फेक अपनी असली शक्ल दिखाता है और मम्मी कॉप बनकर सामने आता है, जो हायाकी अकेडमी का पुराना स्टूडेंट था। आखिर में सब अपने मिसिंग फ्रेंड्स को वापस पा लेते हैं और अलुमिनाई योकाई कैंपस छोड़कर चले जाते हैं। सब बात करते हैं कि हारू ने अपने आप को बेवकूफ बना लिया क्योंकि वो एक इमेजिनरी सेलर लड़की से बात कर रहा था। अगले दिन हारू को स्टूडेंट्स के घर विजिट करने होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल थक चुका था क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो बच बच कर अपने स्टूडेंट्स के योकाई पेरेंट्स, उनके पेट्स और भाई बहन से खुद को बचा रहा था। जब उसे मिमकीची के घर बुलाया जाता है तो वो मकोटो को साथ ले जाता है। जब वो दोनों एक बड़े से मैंशन के सामने पहुंचते हैं तो 1 डज़न बॉडीगार्ड उनका स्वागत करते हैं। हारू को यकीन नहीं होता कि मिमकीची इतने बड़े घर में इतने गार्ड्स के साथ रहता है, लेकिन उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वो मिमकीची के 30 भाई बहन से मिलता है। सब अपना परिचय देते हैं और सबसे छोटा उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर जाकर हारू और मकोटो मिमकीची के डरावने पेरेंट्स से मिलते हैं, जो दोनों सामुराई होते हैं। मिमकीची का बाप इंसान को अपने बेटे का टीचर बनाने के खिलाफ था और वो हारू से कहता है कि अगर तुम वाकई काबिल हो तो एक लड़ाई में अपनी ताकत साबित करो। मिमकीची बताता है कि उसके पापा यह टेस्ट हर होमरूम टीचर पर लेते हैं और पिछले साल सिर्फ मिक्की ही जिंदा वापस आया था। तभी अचानक बूढ़ा आदमी कुल्हाड़ी लेकर हारू के पीछे भागने लगता है, लेकिन हारू पेरेंट्स के सामने अपनी एक्सॉर्सिज्म वाली पावर यूज नहीं करना चाहता, इसलिए वो जमीन पर मुक्का मारकर अपनी पावर दबा देता है। फिर हारू उसको धमकी देता है कि अगर उसने उसे नहीं माना तो वो उसकी बीवी को बता देगा कि वो मिकी के टाउन की किसी और औरत पर दिल हार बैठा है। हारू हिम्मत करके सख्त बनता है और बूढ़े को समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा टीचर है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आखिरकार बूढ़ा मान जाता है और हारू से कहता है कि अब तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना। ये सब देखकर मकोटो और बाकी लोग दंग रह जाते हैं कि हारू ने इतनी आसानी से मिमकीची के पापा को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। थोड़ी देर बाद मिमकीची की मां अंदर आती है और अपने पति को रैकून डॉग में बदल देती है क्योंकि उसने मिकी के टाउन वाली बात सुन ली थी। वो मान लेती है कि हारू ने बिना मैजिक यूज किए अपने पति को मना लिया और इसके लिए वो उसकी इज्जत करती है। तभी मिमकीची का सबसे छोटा भाई आकर हारू के होंठों पर किस कर देता है। ये देखकर उसके पापा फिर से हारू के पीछे भागने लगते हैं। अब हारू ठान लेता है कि आगे से कभी होम विजिट पर नहीं जाएगा। होम विजिट के बाद हारू बाकी टीचर्स के साथ क्योटो के दूसरे स्कूल्स घूमने जाता है। वहां वो ढेर सारे बच्चों को यूनिफॉर्म पहने देखकर बड़ा खुश होता है। माउस सेंसे उसे बताता है कि हातानाका और मिकी पुराने दोस्त हैं। मिकी को अपना बचपन याद आता है जब एक बार एक चिड़िया माउस सेंसे को उठाकर ले गई थी और उन्हें बोरिंग टेम्पल विजिट से भागने का मौका मिल गया था। लेकिन रास्ते में उनकी टक्कर एक ऐसे आदमी से होती है जो बिल्कुल हारू जैसा दिखता था और वो रो रहा था। थोड़ी दूर जाने पर वो एक छोटे लड़के को देखते हैं जो अपने बड़े भाई के लिए रो रहा था। हातानाका उसको और डरा देता है। वो बच्चा इंसान नहीं था, अजीब सा जादू कर रहा था और उनके सिर पर चीजें गिरा रहा था। हारू ने जब उसको आइसक्रीम खिलाई तो उसने बताया कि वो रास्ता भटक गया है। जब मिकी और हातानाका ने हारू से पूछा तो उसने भी कहा कि वो नगोया स्टेशन ढूंढते ढूंढते भटक गया। हातानाका और मिकी अब हारू की हरकतों से तंग आ जाते हैं क्योंकि उन्हें उसे वॉशरूम तक लेकर जाना पड़ो। वापस लौटे तो पता चला कि उस बच्चे का खिलौना कचरे वाले ट्रक में चला गया है। हारू फुल स्पीड में उसके पीछे भागता है। मिकी और हातानाका भी पुलिस की साइकिल लेकर उसके पीछे लग जाते हैं। तभी हानाका एक पत्थर उस चिड़िया पर फेंकता है जो माउस सेंसे को लेकर उड़ रही थी। माउस सेंसे कूड़े वाले ट्रक पर गिरता है और खिलौना बाहर निकाल देता है। हारू खिलौना पकड़ लेता है और लड़के का बड़ा भाई भी मिल जाता है। वो उनको थैंक यू कहने के लिए एक तावीज देता है। बाद में प्रिंसिपल हातानाका और मिकी को ढूंढ लेता है और हारू को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि हम फिर मिलेंगे। मिकी सोचता है कि उस अजीब आदमी का क्या हुआ जो क्योटा में रास्ता भटक गया था। तभी हारू टॉयलेट से लौटता है और जब उससे पूछा जाता है कि वो इतना टूटा फूटा क्यों लग रहा है तो वो कहता है कि वो थोड़ा जलता है मिकी और हातानाका से, जो इतने अच्छे दोस्त हैं जबकि उसके पास दोस्त ही नहीं है। ये सुनकर वो दोनों हारू को कहते हैं कि अब से तुम हमें अपने पहले नाम से बुला सकते हो ताकि हम भी अच्छे दोस्त बन जाए। हारू भी खुशी खुशी मान जाता है। इसके बाद समर हॉलीडेज शुरू होती हैं और सारे बच्चे स्कूल ट्रिप के लिए टोक्यो जाने के लिए बस पकड़ते हैं। लेकिन जैसे ही सब उतरने की तैयारी कर रहे होते हैं, मिमकीची चिल्लाता है कि उनका टीचर हारू गायब है। मकोटो उसे कॉल करता है तो पता चलता है कि हारू भीड़ में फंसकर मेट्रो में चला गया और अब कहीं रास्ता भटक गया है। मकोटो कहता है कि हारू को जल्दी लौट आना चाहिए क्योंकि हारू का रास्तों में हाथ तंग है और वो मेट्रो अकेले नहीं संभाल पाएगा। लेकिन तभी हारू का फोन कट जाता है। मकोटो हातानाका को बताता है और दोनों मिलकर हारू को ढूंढने का फैसला करते हैं। वहीं माउस सेंसे क्लास को रोककर सर्च के रूल्स बताता है। घूल्स को इंसानों से छुपकर रहना होगा, अपनी असली शक्ल नहीं दिखानी होगी और जो घूल्स इंसान नहीं है उन्हें इंसानी वेश में रहना होगा। स्टूडेंट्स टोक्यो में इधर उधर बिखर जाते हैं। सब अपनी अपनी पावर्स यूज करके हारू को ढूंढने निकलते हैं। सकीसा टेम्पल के पास कुछ गोल्स टूरिस्ट्स के साथ फोटो खींचने में अटक जाते हैं, जबकि तीखी नजर वाले टोक्यो टावर चढ़ जाते हैं सिटी स्कैन करने के लिए। जशिकी का ध्यान उधर ही हट जाता है और वो वीडियो गेम खरीदने भाग जाता है।
मकोटो फोन करके ग्रुप को बताता है कि हारू स्टेशन पे नहीं मिला। तभी अचानक डॉक्टर टाकाहाशी और उसका दोस्त, एक डॉपलगैंगर कॉप, मकोटो और उसकी टीम के पास आते हैं और उन्हें एक टी शॉप चलने का इनवाइट देते हैं। लेकिन मकोटो को कुछ अजीब लगता है और वो हेजिटेट करता है। उधर हारू सबवे में उलझ रहा था। जैसे ही वो ट्रेन से बाहर निकलने लगता है, उसके बैग से एम्यूलेट गिर जाता है। एक आदमी जो बिल्कुल मकोटो जैसा दिखता था, एम्यूलेट उठा लेता है और हारू को देता है। बोलता है कि वो हारू को टीवी शो में देख चुका है। वो आदमी हारू को गाइड करने का ऑफर देता है, लेकिन पहले उससे एक फैंसी रेस्टोरेंट ले जाता है। खाते वक्त हारू कैजुअली बता देता है कि ये एम्यूलेट उससे एक छोटे लड़के ने दिया था जब उसने क्योटो में उसकी हेल्प की थी। आदमी की आंख फट जाती है क्योंकि वो समझ जाता है कि वही लड़का था जो ये एम्यूलेट हारू को दिया था, और वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मकोटो का भाई था। पर हारू को अभी ये बात नहीं पता। बाद में दोनों एक शॉप से हारू के डेड फोन के लिए बैटरी लेकर निकलते हैं। तभी खबर फैलती है कि पास वाले डिपार्टमेंट स्टोर में आग लग गई है। हारू का दिल तेज धड़कने लगता है क्योंकि उसे याद आता है कि एक जाशिकी चाइल्ड स्पिरिट उस स्टोर में रहती थी। वो बिना सोचे समझे स्टोर की तरफ दौड़ जाता है, लेकिन मकोटो का भाई उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि हारू गूल वर्ल्ड को नहीं समझता और खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। हारू जिद करता है और बोलता है कि अगर वो बच्ची उसकी स्टूडेंट बन सकती है तो उसे बचाना उसका फर्ज है। स्टोर के अंदर हारू को एक स्पेल मिलता है जो वो तोड़ देता है। स्पेल टूटने पर एलिवेटर के अंदर वो जाशिकी गर्ल को रोते हुए देख लेता है। तभी एक जोर का धमाका होता है और बिल्डिंग में आग भड़क उठती है। एक पत्थर हारू के सिर पे गिर जाता है और खून बहने लगता है। हारू मुश्किल से अपना फोन निकालता है और मकोटो को कॉल करके मदद मांगता है। मकोटो तुरंत नूडो को बोलता है कि स्मोक का पता लगाओ। नूडो एक मरमेड बॉय को पकड़कर आसमान में उड़ता है और ब्लीजिंग स्टोर को पिन पॉइंट कर लेता है, लेकिन जाने से पहले ही गोल एयर डिफेंस फोर्स आ जाती है और उन्हें रोक लेती है। तब मकोटो थंडरस्टॉर्म बॉयज को बोलता है कि स्टोर के ऊपर बरसात बरसा दो ताकि आग बुझ सके। स्टोर के अंदर जाशिकी गर्ल हारू का खून भरा चेहरा देखकर और घबरा जाती है। हारू मुश्किल से फोन दोबारा चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक अजीब फीलिंग होती है। अचानक उसके सामने क्योटो वाले लड़के की स्पिरिट आ जाती है और उससे एक बड़े स्टेयरकेस की तरफ खींचती है। लड़का फिर शून्य पड़ जाता है और हारू एक बड़े डोर के सामने आ खड़ा होता है। दरवाजा खोलकर जैसे ही रूफटॉप पे पहुंचता है, धुआं उसकी सांस रोकने लगता है और वो गिर जाता है। तभी एम्यूलेट चमक उठता है और उसकी जान बच जाती है। हारू को समझ आ जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मकोटो था, उसका स्टूडेंट। रेन बरसने लगती है और मकोटो थंडरस्टॉर्म बॉयज के साथ हारू की तरफ दौड़ता है। यांगजीडा एक मैजिकल सिल्क कारपेट बन जाता है उन्हें बचाने के लिए, लेकिन आग इतनी फास्ट फैलती है कि सिचुएशन और खराब हो जाती है। तभी एक अंडरग्राउंड पाइप फट जाता है और पानी पूरे एरिया में भर जाता है। याकी सोचता है कि ये शायद किसी फॉर्चून डीटी का मिरेकल है। मकोटो ये सुनकर मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता था कि ये उसका भाई था जो फॉर्चून डीटी है और उसने ही सबको बचाने में हेल्प की। सेमेस्टर खत्म हो चुका था और सभी छुट्टियों के लिए एक्साइटेड थे। हीजा और जाशिकी अपने होम टाउन में थे, जहां हीजा की सिस्टर उस पर एक्सपेरिमेंट करके अपने स्किल्स प्रैक्टिस कर रही थी। वहीं उनकी मॉम बताती हैं कि नियोडो उनसे मिलने आया है। यह सुनकर हीजा अपने प्यारे दोस्त से मिलने भागता है। नियोडो साफ तौर पर परेशान दिख रहा था। हीजा उससे पूछता है कि क्या वो अपने होमरूम टीचर से बात करना चाहेगा, लेकिन नियोडो कहता है कि उससे कुछ बदलेगा नहीं। तभी जाशिकी 3 कप आइस गोला लेकर आती है और हमेशा की तरह करेले वाला कप हीजा को देती है। उधर आकाश में रेंजू और मिमिकिची ओकायामा में थे और मिमिकिची बार बार रेंजू के फैमिली मेंबर्स, जो पता नहीं कौन से जानवर थे, उन्हें पकड़ रहा था। वहीं हतानाको बिजी था मिमिकिची के छोटे छोटे भाई बहनों को संभालने में, क्योंकि उनका फादर फिर से क्योटो में था और वहां फूलों की दुकान पर मिकी एक कन्या से फ्लर्ट कर रहा था। इधर हारू अपने घर पर था। तभी माकुटो मिलने आता है और बताता है कि प्रिंसिपल ने उसे भेजा है। माकुटो कहता है कि उसने समर वेकेशन में पार्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर ली है और वो जल्द ही वापस हायाकी आइलैंड जाएगा। ये सुनकर हारू भी कहता है कि वो उसके साथ चलेगा। दोनों टैक्सी बुलाते हैं, लेकिन सरप्राइज ये कि टैक्सी लेकर खुद यांजा आता है। वो बताता है कि उसने टैक्सी सर्विस ज्वाइन की है क्योंकि अगर वो स्कूल में एक्सपेरिमेंट्स करता तो पूरा स्कूल ब्लास्ट हो जाता। यांजा अपनी गाड़ी को बिजली की स्पीड से दौड़ाकर उन्हें हायाकी आइलैंड पहुंचा देता है। एकेडमी में हारू अपना गूल यूनिफॉर्म बुक कलेक्ट करता है और प्लान बनाता है कि वो माकुटो की नई जॉब वाली जगह, जो एक बुक स्टोर थी, वहां जाकर उससे मिलेगा। वहां उसकी मुलाकात किरासमा से होती है, जो पहले किडनैपिंग गैंग का हिस्सा था। माकुटो उसे देखते ही गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन किरासमा कहता है कि अब वो बदल चुका है। हारू इधर उधर बुक्स देखता है और एक नीले रंग की किताब उसकी नजर खींच लेती है। तभी एक मिस्टीरियस नीला आदमी अचानक सामने आ जाता है और कहता है कि ये किताब ट्रिक्स का बेस्ट कलेक्शन है।
बेवकूफ हारू किताब पढ़ना शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो पढ़ता है किताब में लिखी चीजें सच में बुक स्टोर में होने लगती हैं। माकोटो और किरासामा अचानक अजीब फील करने लगते हैं और बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन डोर नहीं खुलता। अब हारू को रियलाइज होता है कि माकोटो और किरासामा किताब के कैरेक्टर्स बन गए हैं। गुस्से में माकोटो उसे लगभग मार ही देता है कि उसने उन्हें इस मुसीबत में फंसा दिया, पर हारू की शक्ल देखकर उस पर उसे तरस आ जाता है। किरासामा समझाता है कि जब तक हारू किताब पूरी नहीं करता तब तक वो लोग बाहर नहीं जा पाएंगे। हारू कहता है कि वो पढ़ता रहेगा और उन्हें सेफ रहने को कहता है, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता है रियल लाइफ में चीजें होती जाती हैं। अचानक लाइट चली जाती है और किताब में लिखा होता है कि जब हारू टॉर्च जलाकर देखेगा तो उसे किरासामा बेहोश पड़ा मिलेगा। सच में ऐसा ही होता है और किरासामा की पल्स भी नहीं चल रही होती। डर के मारे हारू लाइंस बदल देता है और अचानक किरासामा जिंदा हो जाता है। लेकिन हारू जब किताब खत्म करने की कोशिश करता है तो पेंसिल हिलती ही नहीं। किरासामा सजेस्ट करता है कि अपने पुराने गैंग मेंबर बोनमाल का नाम लिखकर उसे कैरेक्टर बना दे। हारू जैसे ही लिखता है बोनमाल सच में अंदर आ जाता है। अब वो सब सिचुएशन समझा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी किरासामा पागल हो जाता है और वो माकोटो का गला दबाने लगता है। तभी किताब इरोटिक फिक्शन में बदल जाती है और किरासामा माकोटो के साथ अजीब हरकतें करने लगता है। हारू फौरन लाइंस बदल देता है, वरना दोनों किस करने ही वाले थे। हारू के दिमाग में आइडिया आता है और वो किताब को ग्रोटेस्क नॉवल में बदलना शुरू करता है, जहां सॉल्यूशंस लिखता है। पहले वो लिखता है कि ऊडा मीटियोराइट बॉल से होम रन मारता है, फिर मिमिकिची अर्थ पर आए ह्यूज लोकस को पकड़ लेता है, फिर ड्रंक मिकी एक ट्रक को उठा लेता है और टकाशी एलियन पर रिसर्च करने लगता है। लेकिन तभी किताब सबको अंदर खींचने लगती है, मगर हारू अपनी पावर्स यूज करके आखिर में किताब का कर्ज तोड़ देता है और एक हैप्पी एंडिंग लिख देता है। जब सारा हंगामा खत्म हो जाता है तो हारू किताब के पेजेस पलटता है और उसे पता चलता है कि वो मिस्टीरियस नीला आदमी असल में उसी किताब का ऑथर था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसलिए उसने हारू की ताकत का इस्तेमाल किया था ताकि वो स्पिरिट से बात कर सके। फिर सब लोग हिजा के घर इकट्ठा होते हैं। जाशिकी कहती है कि उसे निकलना होगा क्योंकि उसके गेस्ट हाउस में किसी का इंटरव्यू होने वाला है। उसकी फैमिली अब कल्ट मैगजीन्स में आने वाली थी क्योंकि लोग सोचते हैं कि वहां घूल्स आते जाते हैं। जाशिकी बताती है कि उसके तीनों पिता इंसान हैं और उन्हें घूल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए उसे उनकी मदद करनी पड़ेगी। गेस्ट हाउस पहुंचने पर सबको पता चलता है कि जाशिकी के तीनों पिताओं के नाम यू, मत्सु और तू है। तीनों ने मिलकर एक पुराना घर खरीदा था और उसे ठीक करते वक्त उन्हें वो बेबी जाशिकी मिली थी। तभी से उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला। अब घूल्स डिसाइड करते हैं कि वो जाशिकी के डैड्स की मदद करेंगे। प्लान ये था कि रिपोर्टर्स को डरा धमकाकर गेस्ट हाउस को फेमस बना देंगे। थोड़ी देर बाद मैगजीन वाले आ जाते हैं। उनके साथ एक एडिटर और एक साइंटिस्ट भी होता है। साइंटिस्ट को भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं था। वो चेक करना चाहता था कि ये गेस्ट हाउस सच में हॉन्टेड है या नहीं। साइंटिस्ट की बातें सुनकर घूल्स परेशान हो जाते हैं और हिजा तो ऑलमोस्ट अपना आपा खोकर उसके पैर तोड़ देना चाहता है। साइंटिस्ट उन्हें चैलेंज करता है कि अगर उनमें दम है तो अगले दिन तक उसे डराकर भगा दें। जाशिकी चैलेंज एक्सेप्ट करती है और कहती है कि अगर वो लोग सफल हुए तो उनसे 5 स्टार रिव्यू चाहिए। यांग नाटा और स्टूडेंट्स को भी हेल्प के लिए बुला लिया जाता है। सब बैठकर प्लान बनाते हैं और जाशिकी कहती है कि शुरुआत आइस गर्ल करेगी। आइस गर्ल एक डॉल वाले कमरे में जाती है और एडिटर को अपनी ठंडी हाथों से छू कर डराती है। तभी जाशिकी के एक डैड अंदर आते हैं। एडिटर पूछता है कि उसने जो औरत देखी थी वो कौन थी, तो डैड कहते हैं कि यहाँ कोई औरत काम ही नहीं करती। यह सुनकर एडिटर और डर जाता है। एडिटर जब स्नैक बॉक्स खोलता है तो उसे उसमें एक टाइनी लड़की दिखती है और वो सोचता है कि इस घर में सच में घूल्स रहते हैं, लेकिन साइंटिस्ट तुरंत कहता है कि वो तो बस पपेट है और एडिटर ने इमेजिन किया होगा। इसके बाद जाशिकी, हारू और किरासामा और मामायामा को भेजा जाता है। ओटाकू ब्रदर्स आसमान को डरावना बनाने के लिए बदल देते हैं। जाशिकी के 2 डैड आपस में ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कोई आदमी रूम 103 से बाहर ही नहीं आता। एडिटर ये सुन लेता है और पूछता है क्या हुआ। डैड बताते हैं कि रूम 103 डेंजरस है, वहां कोई रुकता नहीं क्योंकि लोग कहते हैं कि वहां एक स्पाइडर वुमन आती है और गेस्ट पर हमला करती है। जैसे ही डोर खुलता है एडिटर चीख पड़ता है क्योंकि उसे मामायामा दिखती है जिसने हारू को अपने जाल में फंसा रखा था। साइंटिस्ट चेक करने की कोशिश करता है लेकिन जाशिकी उसे पैरानॉर्मल चीजों से दूर रहने की वार्निंग देती है। तभी अचानक लाइट चली जाती है और जब वापस आती है तो जाल और बॉडीज दोनों गायब हो चुके होते हैं। साइंटिस्ट फिर भी सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। बाद में जाशिकी हारू को खाना देती है और बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसने देखा था कि उसके एक डैड को उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, क्योंकि जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि जाशिकी एक घूल है तो उस औरत ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे छोड़कर चली गई। उस वक्त सिर्फ हीजा ही उसकी फीलिंग समझता था, लेकिन फिर भी उसके तीनों पिताओं ने उसे इतना प्यार दिया कि उसने वो दर्द भूलना सीख लिया।
अब जाशिकी चाहती है कि वो बदले में अपने डैड्स को प्राउड फील कराए और उनका गेस्ट हाउस फेमस बना दे। हीजा ये बातें सुन लेता है और हारू कहता है कि जाशिकी जरूर अपने डैड्स को प्राउड फील कराएगी। तभी अचानक दरवाजा टूट जाता है क्योंकि सारे घूल्स बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। जाशिकी अपने दोस्तों को साथ देखकर मोटिवेट हो जाती है और सच में मैगजीन वालों को डराने की तैयारी कर लेती है। नाइट में एक सॉर्सरर एडिटर को बेवकूफ बनाता है और उसे दीवार ही बाथरूम लगने लगती है। फिर हारू सीलिंग पर उल्टा चलने लगता है। ये देखकर एडिटर और साइंटिस्ट दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। जब वो खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें जायंट ऊड़ा दिखाई देता है। हीजा अपनी मड ट्रिक से उन्हें और डराता है। आखिर में जाशिकी खुद उन्हें एक बड़ा डर देती है और साइंटिस्ट डर के मारे बेहोश हो जाता है। अगले दिन मैगजीन वाले मान जाते हैं और कहते हैं कि कल रात वो ऑलमोस्ट डर के मारे अपनी पैंट गीली कर बैठे थे। अब वो 5 स्टार रिव्यू जरूर देंगे। बाद में जाशिकी के डैड्स घूल्स को फ्री खाना खिलाते हैं और उनकी मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं, जिसकी वजह से गेस्ट हाउस बहुत बड़ी सक्सेस बन जाता है। अब हारू जा रहा था मिकी के होम टाउन कोयाटो, जो कि फ्लावर स्ट्रीट कहलाती है और घूल्स के लिए काफी बदनाम है। लेकिन वहां पहुंचते ही कुछ पुराने घूल्स उसे घेर लेते हैं और उसकी सोल निकालने की कोशिश करते हैं। तभी मिकी की बहन इबारा आती है और हारू को बचा लेती है। वो उसे वार्न करती है कि पुराने घूल्स अब इंसानों को खाने लायक समझते हैं। घर के अंदर हारू की मुलाकात मिकी से होती है। मिकी कहता है कि उसे उससे एक फेवर चाहिए, लेकिन जैसे ही मिकी थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, हारू एक दरवाजा खोल देता है और चीख पड़ता है क्योंकि अंदर उसे एक जायंट औरत दिखती है जो उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। हारू की चीख सुनकर मिकी वापस आता है और बताता है कि वो औरत उसकी मॉम है जिसे सील करके रखा गया था क्योंकि वो मर्दों को फुसलाकर उनकी ताकत चुरा लेती थी। मिकी कहता है कि हारू अपनी मैजिक से उसकी माँ की चटनी बना दे। हारू हैरान होकर पूछता है, तुम अपनी माँ से नफरत करते हो? मिकी बताता है कि उसकी माँ ने तो उसे भी नहीं छोड़ा और उसी की वजह से उसे शराब पीनी पड़ती है। लेकिन हारू डिसाइड करता है कि वो मैटर को शांति से सॉल्व करेगा क्योंकि वो अपने दोस्त की माँ के साथ गलत बर्ताव नहीं कर सकता। वो कमरे में जाता है मगर जायंट औरत उसे अपनी हथेली में कैद कर लेती है और कहती है, अपनी सोल मुझे दे दे, फिर तू वर्जिन नहीं रहेगा। लेकिन हारू इस ऑफर से खुश नहीं होता। तभी इबारा आती है और मिक्की पर गुस्सा करती है कि उसने हारू को अपनी माँ को सील करने के लिए इस्तेमाल किया। मिक्की साफ कहता है कि वो हारू का दोस्त है, लेकिन शुरू से उसे इस्तेमाल कर रहा था ताकि अपना काम निकलवा सके। इधर हारू अपनी पावर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद ही धड़ाम से नीचे जा गिरता है और कहता है कि उसे कोई और तरीका ढूंढना होगा। इबारा उससे कहती है कि वो घर छोड़कर चला जाए क्योंकि वो नहीं चाहती मिक्की फिर से किसी इंसान दोस्त को खो दे। वो बताती है कि एक बार मिक्की अपना ह्यूमन फ्रेंड घर लाया था, लेकिन जैसे ही वो शेव्ड आइस लेने बाहर गया, उनकी माँ ने उसके दोस्त को खा लिया। तब से मिक्की इंसानों से दोस्ती नहीं करता और अपनी माँ से नफरत करता है। ये सुनकर हारू रोने लगता है और कहता है कि वो मिक्की को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो दोबारा उस गूल औरत के कमरे में जाता है और उसकी मैजिक पावर्स तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी सॉर्सरी अब काम नहीं कर रही। वो औरत हारू पर हमला करती है। तभी हातानाका अचानक आता है और उस औरत का हाथ काट देता है। वो इबारा को अपनी बाहों में उठाता है और कहता है कि मैं अपनी बीवी को चोट नहीं लगने दूंगा। हारू ये शौक में रह जाता है। उसे पता चलता है कि इबारा असल में हातानाका की वाइफ है और इबारा ने ही उसे बुलाया था। लेकिन तभी गूल औरत दोबारा हमला करती है और तीनों को कमरे में फेंक देती है। वो हारू की सोल चूसने लगती है। मिक्की रोकर उससे रुकने की भीख मांगता है और कहता है कि वो अपनी सोल का हिस्सा देने को तैयार है, मगर औरत नहीं मानती। वो हारू की सोल को अपने मुंह में ले लेती है, लेकिन जल्द ही उसे बाहर फेंक देती है और कहती है कि ये उसे पसंद नहीं आई। वो हारू को मिक्की की तरफ फेंक देती है। मिक्की को याद आता है कि उसने हारू को शुरू में सिर्फ अपने सेल्फिश रीजन से पास बुलाया था, लेकिन धीरे धीरे वो सच में उसके करीब आने लगा था। अब वो हारू को अपनी बाहों में उठाता है और उसे वापस जिंदा करने की कोशिश करता है। इधर हातानाका भी तैयार हो जाता है उस औरत का पेट काटकर हारू की सोल निकालने के लिए। मिक्की अपनी माँ का सामना करने की कोशिश करता है पर हार जाता है और उसकी माँ उसे लगातार नीचा दिखाती रहती है। तभी अचानक उस औरत को अजीब सा महसूस होता है और वो हारू की सोल उगल देती है। वो सोल हारू के एंसेस्टर में बदल जाती है और उससे कहती है कि अब वो वापस लौटे और इस सब को खत्म करे। हारू की आंखें खुल जाती हैं। उसकी बॉडी में पावर का सर्ज आता है क्योंकि उसके एमुलेट उतर चुका था। अब सब मिलकर हारू की मदद करते हैं और वो अपनी पूरी ताकत मिक्की की मां पर छोड़ता है। आखिरकार वो औरत सील हो जाती है।
हारू वापस अपना एमुलेट पहन लेता है और सारी पावर गायब हो जाती है। मिक्की की माँ की सारी डिमोनिक पावर्स खत्म हो जाती हैं और अब वो सिर्फ एक मामूली घूल बनकर रह जाती है। ये सब हारू और मिक्की की वजह से मुमकिन हुआ। इसके बाद हारू और मिक्की फिर से बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगली सुबह मिक्की अपनी बहन और हातानाका के बच्चों को लेकर हारू के घर आता है ताकि हारू बच्चों का बेबीसिटर बन सके। ये बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर थे। लड़की अपनी माँ की तरह ताकतवर है और लड़का आरपीजी गेम्स खेलने का शौकीन। लेकिन बातें करते करते वो लड़की एक कमरे में चली जाती है जहां हारू की यूनिफॉर्म कलेक्शन पड़ी होती है। वो ये देखकर डर जाती है कि वो एक ऐसे आदमी के घर है जिसे यूनिफॉर्म फेटिश है। वो उसे परवर्ट कहती है और धमकी देती है कि सेफ्टी बटन दबा देगी। फिर अपने भाई से कहती है कि हारू की धुलाई कर दे। बेचारा हारू तुरंत मोकोटो को मदद के लिए बुलाता है। इसी बीच हारू बच्चों को समझाता है कि वो वेयरहाउस में ना जाएं क्योंकि वहां इंपॉर्टेंट चीजें रखी हैं। लेकिन ये बात एक चोर छत पर छिपकर सुन लेता है। फिर अचानक वो छोटी लड़की नोटिस करती है कि उसके भाई गायब है। सब लोग ढूंढने निकलते हैं तो बड़ा भाई बताता है कि छोटे भाई को एक बूढ़ा आदमी उठा ले गया। ये सुनकर हारू घबरा जाता है और कहता है कि वो तो बूढ़ा हमारा पड़ोसी बुचर है जिसने भाई को शायद नेवला समझ लिया होगा। वो तो कुछ भी खा सकता है। सब मिलकर बुचर के दरवाजे पर धड़ाधड़ मारने लगते हैं और आखिर में मोकोटो दरवाजा तोड़ देता है। अंदर जाती वो छोटे भाई को बचाने दौड़ते हैं, लेकिन भाई अपने क्लॉज का इस्तेमाल करके उबलता हुआ पानी हारू और मोकोटो पर फेंक देता है। बच्चे को देखकर सब खुश हो जाते हैं कि वो सेफ है, लेकिन हारू और मोकोटो का हाल बुरा हो जाता है। घर लौटने पर हारू देखता है कि उसका भाई एम वेयरहाउस की तरफ इशारा कर रहा है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि कोई वेयरहाउस से सामान चुरा रहा है। तभी यामेयाकी नाम का डॉपलगैंगर पुलिसमैन यानी गादारा की टैक्सी से आता है, लेकिन चोर भाग जाता है और हारू का फैमिली ट्रेजर लेकर भागता है। हारू कहता है कि वो भी यामेयाकी के साथ मिलकर चोर को पकड़ेगा, लेकिन हतानाका के बच्चे शरारत में हारू और मोकोटो को हैंडकफ से बांध देते हैं। हारू आइडिया देता है कि दोनों 3 लेगेड रेस की तरह दौड़कर चोर को पकड़ सकते हैं, लेकिन दोनों गिर गिर के बुरी तरह पिटते हैं। उधर यामेयाकी चोर के पीछे भाग रहा होता है और इधर हारू और मोकोटो भी किसी तरह सिंक में दौड़कर वेयरहाउस चोर तक पहुंच जाते हैं। दोनों मैजिक पावर्स यूज करते हैं, लेकिन हालत ये होती है कि दोनों जलकर आधे नंगे हो जाते हैं। तभी एम आता है उनकी मदद करने, लेकिन हारू उसे दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे गूल से डर लगता है। चोर अपने लंबे क्लॉज दिखाकर धमकी देता है कि अगर पीछे नहीं हटे तो वो एम को मार देगा, लेकिन अचानक एम यामेयाकी में बदल जाता है और चोर को पकड़ लेता है। तब वो अपनी डॉपलगैंगर स्किल्स रिवील करता है। वो हारू और मोकोटो का शुक्रिया कहता है और ट्रेजर वापस लौटा देता है। घर लौटने पर हतानाका बच्चों को लेने आता है और बताता है कि इबारा प्रेग्नेंट है। उधर हारू प्राउडली अपना लिमिटेड एडिशन नर्स यूनिफॉर्म दिखाता है और सब मिलकर उसे घर से बाहर फेंक देते हैं। फिर सीन बीच पर शिफ्ट होता है। हाइजा डिसाइड करता है कि वो मोकोटो के लड़के पटाने के लिए उसकी मदद करेगा। वो मोकोटो और मामकीची को मेन बीच पर भेजता है ताकि वो कैसल बनाए। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, बहुत सारी लड़कियां मोकोटो की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और उससे बातें करने लगती हैं, लेकिन मामकीची गुस्से में उन्हें भगा देता है और कहता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को सेड्यूस मत करो। ये देखकर हाइजा और बाकी सब फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल नोच लेते हैं। थोड़ी देर बाद हाइजा देखता है कि कुछ लड़के जाशिकी की तरफ आ रहे हैं और वो भागकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो लड़के तो बस मेंस रेस्टरूम का रास्ता पूछ रहे थे। उधर हाइजा को 2 सीगर्ल्स क्लास की लड़कियों को परेशान करते नजर आते हैं। गुस्से में हाइजा मड बॉल्स फेंककर उन पर हमला करता है और उन्हें डांटकर भगा देता है। समुद्र से पानी भरने वाले गूज वो पानी उन पर फेंक देते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये तो गांव से आए हुए लगते हैं। बड़ा गूल घमंड में कहता है कि अगर लड़कियां उसे डेट करने के लिए मान जाएं तो वो उन्हें छोड़ देगा, लेकिन तभी मरमेड गूल और आइसमैन मिलकर सी गूल को फ्रीज कर देते हैं और लड़कियां कूदकर यानागादारा पर चढ़ जाती हैं, जो उन्हें जल्दी से सुरक्षित जगह ले जाता है। बाद में सबको एहसास होता है कि वो खुद भी समुद्र के साथ फ्रीज हो गए हैं। इसी बीच पानी भरने वाले गूल्स गलती से मोकोटो और ममकीची का कैसल तोड़ देते हैं। गुस्से में मोकोटो अपनी सारी मैजिकल पावर्स एक्टिवेट कर देता है और थंडर क्लाउड समन कर लेता है। फिर एक बिजली गिराता है, पर वो बिजली खुद पर और बाकी सब पर ही गिरा लेता है। अब सब घर लौटते हैं, लेकिन उनके शरीर मोकोटो के स्पेल की वजह से सुन्ने पड़े होते हैं। तभी हाइजा को याद आता है कि कल 31 अगस्त है और उसका होमवर्क अब तक पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ मोकोटो गूल्स की बर्थ पर रिसर्च पेपर लिख रहा होता है।
यानजा हंसते हुए बताता है कि उसका जन्म एक पेपर बैग से हुआ था और उसके भाई का जन्म प्रिंटर से निकला था। ये सुनकर हारू हंसते हुए कहता है, मतलब तुम्हारा जन्म तो एकदम गिव अवे जैसा है। इसके बाद वो लोग रिसर्च के लिए ममकीची के पास जाते हैं। ममकीची बताता है कि उसका जन्म उसके एनिमल गूल पेरेंट्स से हुआ है। ठीक वैसे ही अकासामा और हानाका भी एनिमल गूल से पैदा हुए और उनके बहुत सारे भाई बहन हैं। फिर सब ओडावारा के घर जाते हैं जो जापानीज लैंटन गूल है। वो बताता है कि उसके बच्चे लैम से पैदा हुए। ओडावारा असल में जापान का पहला लैंटन है जिसकी उम्र 300 साल है, जो एडो पीरियड में पुलिस वालों के काम आता था। लेकिन एक पापी की आत्मा उसमें घुस गई और तभी से वो गूल बन गया। मतलब यूजुअली कोई भी निर्जीव वस्तु जब पावर्स और स्पिरिट्स पा लेती है तो वो गूल बन सकती है। हाइजा बताता है कि उसका जन्म मिट्टी से हुआ है और अगर पेरेंट्स में से एक इंसान हो तो बच्चा हाइब्रिड गूल बनकर पैदा होता है। फिर सब गूल मिनिस्ट्री चले जाते हैं। हाइजा मोकोटो से उसके नोट्स मांगता है लेकिन मोकोटो साफ मना कर देता है। वहां सबको पता चलता है कि डॉपलगैंगर का जन्म रैंडमली होता है और उन्हें भगवान का पनिशमेंट माना जाता है। ये सुनकर यानजा गुस्से में कहता है कि मुझे ऐसे भगवान बिल्कुल पसंद नहीं जो गूल्स को पापी समझते हैं। घर लौटने पर मोकोटो उदास होकर बताता है कि वो असल में गूल नहीं बल्कि एक गॉड है। लेकिन हारू कहता है कि उसे पहले से पता था क्योंकि उसने गूल डिक्शनरी में पढ़ लिया था और वैसे भी मोकोटो उस पर की गई सॉर्सरी से कभी प्रभावित नहीं हुआ। ये सुनते ही मोकोटो उसे हेडलॉक में पकड़ लेता है और चिल्लाता है, साले तूने पहले क्यों नहीं बताया? और फिर हारू से लड़ने लगता है। हारू समझाता है कि तू हमेशा क्लास 23 का स्टूडेंट रहेगा, तुझे कोई हिट नहीं करेगा। धीरे धीरे मोकोटो शांत हो जाता है और दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे। कुछ ही दिनों बाद सितंबर सेमेस्टर शुरू होता है। हारू हैरान हो जाता है जब टोक्यो से एक नया लड़का उनकी एकेडमी ज्वाइन करता है ताकि गॉड्स और गूल्स के बीच कम्युनिकेशन सुधर सके। उसका नाम है इसुब्रू इबुसु। हारू उसे देखकर बहुत खुश होता है। इबुसु की पहचान सब टीचर से करवाई जाती है और मिकी तुरंत उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है क्योंकि वो गॉड ऑफ फॉर्चून है। लेकिन जब हतानाका और हारू वहां से निकल जाते हैं, मिकी इबुसु से पूछता है, तू हमारी एकेडमी ज्वाइन करने क्यों आया है? इबुसु कैजुअली रिप्लाई देता है कि वो एक्सचेंज प्रोग्राम से आया और उसे पहले से हारू की पावर्स के बारे में पता है तो वो कोई ट्रबल नहीं करेगा। ये सुनकर मिकी उसकी टाई पकड़कर कहता है, मुझे तेरे भाई मकोटो के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो बेहतर होगा तू हमसे पंगा मत लेना। फिर हारू इबुसु को क्लास में ले जाता है लेकिन अंदर जाने से पहले ही इबुसु की मुलाकात अपने भाई से हो जाती है और माहौल ऑकवर्ड साइलेंस से भर जाता है। हारू कहता है कि उसे लगता है इबुसु बिल्कुल मकोटो जैसा दिखता है, लेकिन मकोटो तुरंत मुंह फेर लेता और कहता है कि मुझे ये अजनबी नहीं पसंद। फिर इबुसु अपना इंट्रोडक्शन देता है बतौर होमरूम टीचर और पूरी क्लास यही सोचती है कि वो बिल्कुल मकोटो जैसा लगता है। लेकिन मकोटो फिर मना कर देता है और कहता है कि मुझे इस आदमी से कोई लेना देना नहीं। क्लास शुरू होती है शॉर्ट पोएम सेशन से और सब कुछ ना कुछ सीखने में बिजी रहते हैं, जबकि इबुसु सबकी मदद करता है। मिमकिची उदास बैठा होता है क्योंकि उसे इबुसु का उसकी कविता को ठीक करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। गुस्से में वो कहता है कि उसे हारू ज़्यादा पसंद है। उसी तरह मकोटो भी नई टीचर को पूरी तरह नज़रअंदाज करता है और बस हारू से ही सवाल पूछता है। लंच के बाद हारू तेजी से क्लास की तरफ भागता है ताकि अकासामे को एक्स्ट्रा नोट्स और लेसन दे सके। लेकिन जब वो देखता है कि इबुसु पहले से ही स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर हो चुका है और अकासामे उससे मदद ले रहा है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। दुखी होकर वो तेज रफ्तार से भागने लगता है और मकोटो उसके पीछे जाता है। तभी जाशी को हारू की गिराई हुई कैट नोट्स किताब मिल जाती है। बाद में टीचर उसे फिर से टेबल के नीचे छिपा हुआ पाते हैं जहां वो दुखी होकर बैठा होता है क्योंकि वो मान नहीं पा रहा कि नया टीचर उससे बेहतर है। प्रिंसिपल हतानाका और मिकी से कहता है कि उससे बात करो। हतानाका को हारू से पता चलता है कि उसने आत्मविश्वास खो दिया है क्योंकि उसे लगता है कि वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टीचर नहीं है। हारू खुद को बार बार दोष देने लगता है तो हतानाका गुस्से में डेस्क बजाने लगता है और उससे बाहर आने के लिए चिल्लाता है। फिर मिकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अकेले चिंता ना करे और सब मिलकर हल निकालेंगे। लेकिन मिकी का मजाक, हारू की वर्जिनिटी और बेकार की बातें सुनकर हारू और ज्यादा चुप हो जाता है। उधर मकोटो हारू को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसका भाई सामने आ जाता है। मकोटो उससे पूछता है कि जब उसे गूल से इतनी नफरत है तो उसने गूल स्कूल क्यों ज्वाइन किया। लेकिन इबुसु सवाल को टाल देता और कहता है कि हारू को ढूंढो जो टीचर्स रूम में छुपा बैठा है। मकोटो तुरंत भागकर वहां पहुंचता है और हारू से पूछता है कि वो इतने दिनों से इतना उदास क्यों है। वो उसे बाहर आने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन जब हारू नहीं आता तो वो उसे गले से पकड़कर खींच लेता है। रोते हुए हारू कहता है कि उसके स्टूडेंट्स हमेशा कम नंबर लाते हैं क्योंकि वो अपनी भावनाओं में उलझा रहता है और इबुसु की तरह अच्छा नहीं पढ़ा पाता। इस पर मकोटो गुस्से में चिल्लाता है कि वो सबसे अच्छा है जैसा भी है।
और चाहे इबुसु वादा करे कि वो अकासामे के मार्क्स बढ़ा देगा, हारू अपने अनंखे पागलपन वाले तरीके से उसे 100 नंबर दिला सकता है। उसे हारू का अजीब सा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद है। तभी अकासामे अंदर होता है और कहता है कि उसने इबुसु का ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उसे हारू की पढ़ाने की स्टाइल पसंद है। धीरे धीरे और घूल स्टूडेंट्स भी अंदर आते हैं और हारू का मूड ठीक करने लगते हैं। खुश होकर हारू अकासामे और मकोटो को गले लगाता है। सब कहते हैं कि उन्हें उसी तरह का इडियट टीचर चाहिए जैसा वो है, और हारू रोते रोते सबको गले लगाता है। अगले दिन सब नाइट परेड को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। हीजा एक मजेदार आइडिया देता है कि वो मरमेड कैफे खोले और सब स्विमसूट पहनकर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। लेकिन जब हारू यूनिफॉर्म कैफे का सुझाव देता है तो सब नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि उसका आइडिया अजीब है। थोड़ी बहस और प्रिंसिपल के ऑफिस की गड़बड़ी के बाद आखिरकार सब तय करते हैं कि क्लास 23 गेम कैफे खोलेगी ताकि स्कूल का टूटा सामान भरपाई कर सके। छुट्टी के दिन सब एक ट्रेन पकड़कर कल्चरल फेस्टिवल की चीजें खरीदने निकलते हैं और इबुसु भी उनके साथ होता है। इबुसु को पुराने ट्रेन के बारे में अजीब महसूस होता है, लेकिन फिर भी सबके साथ चढ़ जाता है। ट्रेन में उन्हें डॉक्टर ताकाहाशी और उदागावा साथ दिखाई देते हैं। लोग डॉक्टर ताकाहाशी पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उदागावा के साथ गलत तरीके से घूमता है क्योंकि वो छोटी है। इस पर उदागावा बताती है कि उसके कोई माता पिता नहीं है और डॉक्टर ताकाहाशी उसका गार्जियन है जो उसकी देखभाल करता है। वो सबसे माफी भी मांगती है कि उसने पहले ये सच नहीं बताया। उदागावा नुइदो की तरफ देखती है, लेकिन वो कहता है कि वो ठीक है। हारू पूछते हैं कि क्या वो कुछ कहना चाहता है, तो नुइदो बताता है कि उसकी माँ भी इंसान थी और कुछ समय पहले ही उसकी मौत हो गई है। इसके बाद सब अपने परिवारों के बारे में बातें करने लगते हैं। तभी ट्रेन एक टनल में जाती है और रुकती है ग्रेवयार्ड टाउन नाम की जगह पर, जहां हारू डर के मारे कांपने लगता है। डॉक्टर ताकाहाशी सबको समझाते हैं कि ये तो बस लाशें हैं, जैसा कि स्टेशन का नाम बताती है। लेकिन इबुसु को शक होता है कि ट्रेन के अंदर कोई घूल छुपा है, इसलिए हातानाका ड्राइवर का दरवाजा तोड़ देता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। मगर जब वे अंदर देखते हैं तो चौंक जाते हैं क्योंकि ड्राइवर की यूनिफॉर्म खाली होती है। इबुसु कहता है कि शायद कोई और इस ट्रेन को कंट्रोल कर रहा है। सब लोग जांच करने लगते हैं लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। तभी अचानक हातानाका और ताकाहाशी हवा में तैरते हुए दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। मकोटो सोचता है कि ये ट्रैम उन लोगों को चाहती है जिनमें इंसानों की तरह आत्मा और खून है, यानी कि आधे इंसान या दूसरी नस्ल के घूल, इसलिए वो उनका शिकार कर रही है। इसी बीच ताकाहाशी और हातानाका डाइनिंग कंपार्टमेंट में वापस आते हैं, लेकिन वहां सिर्फ खाली यूनिफॉर्म्स खड़ी होती हैं। ताकाहाशी अपनी सिरिंज से ट्रेन को चुभोता है और तभी ट्रेन कांपने लगती है। सभी यूनिफॉर्म्स अचानक जिंदा होकर उन पर हमला कर देती है। बड़ी मुश्किल से दोनों उन्हें संभालते हैं और डाइनिंग कंपार्टमेंट को बर्बाद कर डालते हैं। इसके बाद वो स्लीपिंग कंपार्टमेंट में जाते हैं, जहां एक मीठी खुशबू से हातानाका को नींद आने लगती है। ताकाहाशी किसी तरह इंजेक्शन लगाकर खुद को जगा रखता है। तभी वे डर जाते हैं जब देखते हैं कि ट्रेन इंसानों की लाशों से भरी हुई है और धीरे धीरे वे लाशें डरावने घूल्स में बदल जाती हैं। ताकाहाशी उन्हें गुस्सा दिलाने लगता है, बार बार कहकर कि वो उनके शरीर पर रिसर्च करना चाहता है, इवन जब उसकी जान खतरे में हो। उधर बाकी सब लोग समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ट्रेन में क्या हो रहा है। तभी दो बड़े दस्ताने जैसे हाथ नुइदो और उदागावा को पकड़कर खींच लेते हैं। हारून के पीछे दौड़ता और पता चलता है कि ये हाथ ट्रेन के कंडक्टर के हैं। वो कंडक्टर को बेवकूफ़ बनाता है कि कुछ लोग बिना टिकट सवार हुए हैं, तो हाथ उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। अब मकोटो और उसका भाई अकेले रह जाते हैं। जब एक हाथ इबुसु को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ एक झटके में उसे तोड़ देता है। मकोटो मुस्कुराकर कहता है कि इबुसु कभी नहीं बदलता। लेकिन तभी और कंडक्टर हाथ उनके डिब्बे में पहुंच जाते हैं और दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी ट्रेन के स्पीकर से हारू की आवाज़ आती है। वो सबको कहता है कि ऊपर की तरफ आ जाओ ताकि दरवाजे उन्हें अलग ना कर सके। थोड़ी देर बाद इबुसु और मकोटो भी उनसे मिल जाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कंडक्टर को हरा दिया। सब हातानाका और बाकियों का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन अचानक बेकाबू हो जाती है और उन पर जलते हुए पहिए फेंकने लगती है। लेकिन हातानाका पीछे से आकर अपने स्पेशल आर्म से उन पहियों को काट देता है। आखिरकार सब साथ हो जाते हैं। तभी मार्शमैलो बताता है कि भयानक घूल इंसान लगभग ताकाहाशी और हातानाका को खा ही लेते, लेकिन उसने अपनी बदबूदार रेफ्लेजिया फूल से उन्हें बचा लिया। फूल की गंध से सारे घूल एक एक करके गिरने लगते हैं। हारू मार्शमैलो को धन्यवाद देता है और ताकाहाशी से ट्रेन की आत्मा ढूंढने को कहता है, लेकिन ताकाहाशी कहता है कि ट्रेन में कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। फिर हारू नुइदो से कहता है कि वो अपनी तेज नजर से आगे देखे। नुइदो बताता है कि ट्रेन को खींच रहा है काशा, यानी कि ऐसा घूल जो लाशों को ले जाता है। हारू उसे रोकना चाहता है तो इबुसु उसे उठाकर काशा के डिब्बे में कूद जाता है। हारू काशा को शांत करता है और पता चलता है कि वो असल में एक बिल्ली है जो ज्यादा दुख झेलने की वजह से घूल बन गई थी। हारू उसका दर्द खत्म करता है और उसे कहता है कि अब ट्रबल न करे। थोड़ी झड़प और सब कुछ ठीक करने के बाद ट्रेन फिर से सामान्य हो जाती है। अचानक सबकी आंख खुलती है और वे हयाकी आइलैंड स्टेशन पर होते हैं, जहां हीजा और बाकी उन्हें हिलाकर उठाते हैं।
डॉक्टर तकाहाशी समझाते हैं कि ये सपना जैसा लगा, लेकिन उनके जख्म सही हो चुके हैं, यानी ये सब सच था। सब राहत की सांस लेते हैं और नाइट परेड कल्चरल फेस्टिवल की शॉपिंग जारी रखने निकल पड़ते हैं। और ये सीज़न यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।